सर एक सिंगल सर्टिफाइड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं जो उत्तराखंड के, जो चाहे वो हाई कोर्ट से हो, चाहे वो सेशन कोर्ट से हो, जेल से कोई आए तो असेसमेंट सभी करते हैं। तो सर एक तरह की उत्तराखंड के मतलब उत्तराखंड को आशीर्वाद दिया हुआ है सर ने कि भी सबका असेसमेंट मैं करके मानूंगा। मेरा भी असेसमेंट करने का तैयार थी, मैं आया नहीं था। और बहुत एमिनेंट पर्सनैलिटी है सर आप लोग। मुझे कभी कभार लगता है कि आप लोग इस इंस्टीट्यूट में आए हैं, फॉर्चुनेटली कि आप लोग आए हैं। आप लोगों को पता नहीं होगा कि इस इंस्टीट्यूशन में जो डॉक्टर पंकज कुमार जी थे जिन्होंने इससे पहले वाले सेशन दिया, डॉक्टर सुरेंद्र धारवाल जी और हमारे जो प्रीवियस स्पीकर्स थे बहुत ही एमिनेंट पर्सनैलिटी। तो मैं सर आपका स्वागत करता हूँ इस सेशन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। हाँ यही तो ले लेता हूँ या कोई। थैंक यू सर। प्रोफेसर केन साहब ने जो है बहुत लंबे चौड़े वो इंट्रोडक्शन में अलंकार लगा दिए। तो ये मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मैं निक्वेड में जॉब करने का मुझे मौका मिला, और ये भी मेरा सौभाग्य कि मैं अब आपके साथ मुखातिब हो रहा हूँ। तो आप सभी का स्वागत है। और अगर आप देखेंगे बहुत सारी बुक्स या लिटरेचर आप पाएंगे कि भी साइको सोशल एस्पेक्ट पे डायरेक्ट बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं मिल पाती हैं। मैं जो यहाँ पे बातें करूँगा उसमें अपने जो 20 वर्ष का जो अनुभव है उसके साथ मैं बात करने की कोशिश करूँगा कि जो मेरा अनुभव रहा पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के साथ और पर्सन्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट या लो विजन के साथ। हालांकि ये सत्र जो है वो लो विजन पे ज़्यादा फोकस करता है, लेकिन मेरा मानना ये है कि भी जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं वो लगभग सारी डिसेबिलिटीज़ में एक जैसे ही कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं, है ना। हम जानते हैं कि कोई भी डिसेबिलिटी किसी समस्या को ऐड नहीं करती। मतलब ऐसा नहीं कि मैं केवल वो ऐड कर रही है, केवल जोड़ती नहीं है, वो दरअसल समस्याओं को मल्टीप्लाई करती है, कई गुना ऐड करती है ना। तो उसके कई आयाम में वो जो है ऐड होती है, जिसकी हम अभी बात करेंगे, चर्चा करेंगे। और ये सत्र मैं जो मानता हूँ कि भाई अवेयरनेस के लिए, हम प्रोफेशनल्स के लिए अवेयरनेस के लिए इम्पोर्टेंट एक सेशन है। हमें वो साइको सोशल एस्पेक्ट समझने चाहिए, जानने चाहिए, ताकि हम जागरूक हों। और एक जो कंपोनेंट, इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है जब हम पर्सन विद डिसेबिलिटीज के साथ डील करते हैं, उसको हम कहते हैं एम्पैथी, है ना। क्योंकि किसी भी डिसेबल्ड पर्सन या पर्सन विद डिसेबिलिटी को सिंपैथी की आवश्यकता नहीं है ना। और मैक्सिमम जो समाज है वो सिंपैथी दिखाता है ना, बेचारा, ठीक है। लेकिन हमें जब हम प्रोफेशनल्स की बात करते हैं तो वहाँ पे सिंपैथी की जगह एम्पैथी की रिक्वायरमेंट होती है। तो कुछ चीज़ें हम बात करेंगे, कुछ लिटरेचर या कुछ अनुभव को मिक्स करते हुए। एक अगर मैं पूछूं कि हेल्थ क्या है या मेंटल हेल्थ क्या है, क्या है स्वस्थ होना क्या है, कोई भी बताइए। हाँ, स्ट्रेस फ्री होना स्वस्थ, मेंटल हेल्थ, मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग, और क्या हो सकता है। मेंटल हेल्थ क्या है? मेंटल हेल्थ दरअसल जैसे अभी मैडम ने कहा कि भी स्ट्रेस फ्री होना मेंटल हेल्थ है ना। यानी कि डिप्रेशन का ना होना मेंटल हेल्थ है, या एंजाइटी ना होना
मेंटल हेल्थ है, या कोई मेंटल इलनेस का ना होना मेंटल हेल्थ है, ऐसा है क्या? It's also your ability to know your abilities. Yes. Environment के साथ cope up कर सकते हैं. एग्जैक्टली। तो मेंटल हेल्थ या हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो वो केवल और केवल एब्सेंस ऑफ इलनेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई हमें मानसिक रूप से कोई परेशानी नहीं है तो ही हम जो है मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। जरूर नहीं कि भाई हम तब स्वस्थ हों, क्योंकि अगर हम WHO की माने तो लगभग हर चौथे व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में प्रोफेशनल हेल्प की रिक्वायरमेंट है, हर चौथे व्यक्ति को। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे हम लोग ये ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर ही कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमें प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की हमें रिक्वायरमेंट है ना, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग एनी प्रोफेशनल, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट क्यों ना हो, है ना। तो अगर साइकोलॉजिस्ट है, टीचर्स हैं, जो भी हैं, डॉक्टर्स हैं, हम सब हर किसी को कभी ना कभी मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में किसी ना किसी रूप में सहायता की आवश्यकता है ना। तो ये आंकड़ा बहुत बड़ा है, यानी कि एवरी 4th पर्सन। तो केवल इलनेस ना होना स्वस्थता का सूचक नहीं है, ये कहीं ना कहीं स्टेट ऑफ वेलबींग है, यानी कि हम जो है खुद महसूस करते हो कि भाई यस मैं बिंदास हूं, है ना, और दूसरे लोग भी कहते हो कि हाँ ये तो बिंदास है, ये बंदा बिंदास है, हाँ? मतलब वेलबींग, स्टेट ऑफ वेलबींग, जिसके अंदर हम, जैसे अभी मैडम ने कहा कि भाई वो हम अपनी एबिलिटीज को जानते हैं, ठीक है, अपनी योग्यताओं को हम जानते हो, जागरूक हो अपनी योग्यताओं के प्रति, ठीक है ना। अगर हम कहें कि रामायण के उस प्रकरण से पहले जब जामवंत जी हनुमान जी को उनकी एबिलिटीज बताते हैं, याद दिलाते हैं, उससे पहले हनुमान जी एक तरीके से हेल्दी नहीं थे, ठीक है, यानी कि उनको अपनी योग्यताओं का एहसास नहीं, ठीक है, उनको रियलाइज करवाया गया कि ये तुम्हारे अंदर ये एबिलिटीज भी हैं, है ना, कि तुम तो जो है पूरा समुद्र लांघ सकते हो। तो यानी हम हेल्दी तब हैं जब हम अपनी योग्यताओं को पहचानते हो, अपनी एबिलिटीज को हम पहचानते हो। जब हम कहते हैं कि भाई एबिलिटीज को पहचानते हो, तो इसका मतलब ये भी है कि हम अपनी लिमिटेशंस को भी पहचानते हैं, है ना। लिमिटेशंस, डिसेबिलिटी, उसको भी हम पहचानते हैं कि मैं क्या कर सकता हूं के साथ साथ क्या मैं नहीं कर सकता हूं, ये भी हमें एहसास होना चाहिए, ठीक है। हम कहेंगे कि ओ ये तो नेगेटिव थॉट हो गई, नेगेटिव थिंकिंग हो गई कि भाई हम अपने आप को किसी चीज में कम आंकते हैं, हम अपने आप को डिसेबल्ड मान रहे हैं या लिमिटेशन मान रहे हैं, है ना। लेकिन यदि मैं अपनी लिमिटेशंस को नहीं जानूंगा तो मैं हेल्प नहीं मांगूंगा, ठीक है। यानी कि जो पुनर्वास की जो प्रक्रिया है, रिहेबिलिटेशन की जो प्रोसेस है, वो शुरू ही नहीं होगी, है ना। अगर लो विजन पर्सन अगर अपने आप को लो विजन ना माने, उसको एक विजुअल इंपेयरमेंट ना माने, तो वो लो विजन एड नहीं यूज करेगा, ठीक है ना। निकवर्ड में यहाँ पे NIVH में आने वाले जो एडवेंटिशियस ब्लाइंड, यानी कि जो बाद में जिनको ब्लाइंडनेस हो जाती है, उनमें से अधिकांश जो है तुरंत जो है छड़ी स्वीकार नहीं करते, वो छड़ी पकड़ना स्वीकार ही नहीं करते, क्योंकि छड़ी जो है उनको लगता है कि कमजोरी का सूचक है, ये कहीं ना कहीं बताता है कि ये ब्लाइंड है ना। और हम उस समय पे सोच रहे होते हैं, डिनायल मोड में होते हैं, हम कहते हैं कि मैं ब्लाइंड नहीं, अभी तो मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी तो मैं फला डॉक्टर में के पास गया हूं, अभी उन्होंने कुछ आई ड्रॉप्स दिए हैं, या अभी होम्योपैथिक मेडिसिन चल रहे हैं, या अभी
झाड़ फूक चल रहा है मेरा, है ना? तो यानी कि डिनायल मोड में है, हम अपनी एबिलिटीज या लिमिटेशंस को हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं, पहचान नहीं रहे हैं। अगर हम नहीं करेंगे तो हनुमान जी की तरह से एबिलिटीज अगर नहीं पहचानी तो हनुमान जी की तरह से रहेंगे कि भाई ओके, जो काम कर सकते थे वो नहीं करेंगे, है ना? और अगर हम लिमिटेशंस को नहीं पहचानेंगे तो हम जो है उस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए, जो चाहे वो असिस्टिव टेक्नोलॉजी क्यों ना हो, उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है। फिर हेल्दी होना ये भी है कि हम अपनी दैनिक जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव के साथ कोप अप कर पाते हैं, है ना? जो भी छोटे मोटे स्ट्रेसर्स आ रहे हैं उनके साथ हम इजीली कोप अप कर पा रहे हैं, ये एबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है। फिर जो भी हमारा कार्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी जो भी है, चाहे अगर हम टीचर्स हैं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम जो है प्रोडक्टिवली और फ्रूटफुली हम निभा रहे हैं। स्टूडेंट है तो हम प्रोडक्टिवली और फ्रूटफुली अपने उस अध्ययन को कंप्लीट कर रहे हैं। और अंततः हेल्दी होना ये भी है कि हम जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हो अपनी सोसाइटी के अंदर। ठीक है। तो अब हम इस डेफिनेशन के ही पैरामीटर में अगर हम देखें तो जब हम विजुअल इम्पेयरमेंट या कोई भी डिसेबिलिटी होती है या लो विजन होता है तो हमें ये कहना कि ये पूरी तरह से हेल्दी है, तो हमें इन कंपोनेंट पे फोकस करने की आवश्यकता होती है कि ओके, क्या ये जो हमारे पास ब्लाइंड बच्चा है या लो विजन बच्चा है, ये क्या अपने वेलबींग को पहचान रहा है, क्या वो अपनी एबिलिटीज और लिमिटेशंस को जानता है ना? क्या वो छोटी मोटी जो दिक्कतें आ रही हैं जीवन की उनके साथ कोप अप कर पा रहा है, अपने जो उत्तरदायित्व हैं, जो दायित्व हैं उनको निभा पा रहा है, और क्या वो जो है अपनी क्लास, स्कूल, कॉलेज या अपने इंस्टीट्यूट वहां पे प्रोडक्टिवली, इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट कर पा रहे है ना? तो ये हम इंश्योर करेंगे एज ए प्रोफेशनल्स, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमारी ड्यूटी बनती है। तो वेलबींग एक तरीके से देखा जाए तो जैसे जीवन की जो चुनौतियां हैं, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जितने भी जो चैलेंजेस हैं, हर एक तरह के चैलेंज को डील करने के लिए उसी तरह का रिसोर्स की आवश्यकता होती है। यदि मुझे कोई चीज खरीदनी है, क्रय करनी है ना, और मेरे लिए चैलेंज है कि मुझे एक बढ़िया सा लैपटॉप खरीदना है और मेरे पास है नहीं, ठीक है, ये मेरे लिए चुनौती बन गया कि भैया अच्छा लैपटॉप लेना है। तो अच्छा लैपटॉप लेना है तो अच्छे पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे, है ना? तो मेरे पास उतना आर्थिक रूप से संसाधन होने चाहिए। तो जिस तरह की चुनौती होंगी उसी तरह के संसाधन की हमें आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि चैलेंजेस जीवन के इसमें बीच में, क्योंकि मेरा एक प्रेजेंटेशन मिजोरम में था तो मिजो में कुछ चीजें रह गई हैं इसमें लिखी हुई है, तो ये एक्चुअली रिसोर्सेज ही है, राइट? तो यानी कि हमारे जीवन के चैलेंजेस और हमारे रिसोर्सेज, अगर चैलेंजेस साइकोलॉजिकल हैं, यानी कि मुझे कोई चीज समझनी है, प्रेजेंट करनी है, तो उसके लिए साइकोलॉजिकल रिसोर्स क्या चाहिएगा? मेरे अंदर वो कॉग्निटिव एबिलिटीज, है ना, वो कॉग्निटिव एबिलिटीज होनी चाहिए, तभी मैं यानी कि जो संज्ञानात्मक क्षमताएं हैं वो होनी चाहिए मेरे पास, ठीक है? इंटेलिजेंस होना चाहिए, मेरी क्रिएटिविटी होनी चाहिए, तभी मैं कुछ शायद इफेक्टिव प्रेजेंटेशन तैयार कर पाऊंगा, है ना? तो साइकोलॉजिकल चैलेंजेस को मीट आउट करने के लिए साइकोलॉजिकल रिसोर्सेज होने चाहिए। अगर फिजिकल चैलेंजेस हैं तो फिजिकल रिसोर्सेज होने चाहिए, है ना? ऐसे ही सोशल या फाइनेंशियल जो भी है, यानी कि हम वेलबींग तब हम इंश्योर कर सकते हैं जब जो एनवायरनमेंट के जो चुनौतियां हैं उनके अनुपात में बराबर अगर हमारे पास रिसोर्सेज हो, ठीक है, तभी वेलबींग इंश्योर होगा। इसका डिसबैलेंस जो है वो हमें हमारे वेलबींग से हमें दूर ले जाएगा। तो
जब हम वेलबींग की बात करते हैं तो उसमें ये एक तरीके से मल्टीकल्चरल एक्सेप्टेंस हमारे अंदर होनी चाहिए, यानी कि मैं केवल अपने आप को स्वीकार न कर रहा हूं, मैं मतलब औरों के कल्चर को भी स्वीकार कर रहा हूं और लोग मुझे स्वीकार कर रहे हैं, ठीक है। फिर फिजिकल जो डोमेन है उसमें मैं एडजस्टेड हूं, है ना, यानी कि अगर मुझे कोई डिसेबिलिटी है तो उस डिसेबिलिटी को ओवरकम करने के लिए अगर हम जो है कोई असिस्टिव डिवाइसेस, मान लीजिए कि अगर कोई किसी का लिम्ब एम्प्यूटेड है तो उस तरह के आर्टिफिशियल लिम्ब उसको दिए जाएं, है ना। अगर किसी को चलने फिरने में दिक्कत है उसको व्हील चेयर अगर हमने प्रोवाइड की है, या फिजिकल जो चैलेंजेस हैं उनको ओवरकम करने के लिए रैंप है ना। अगर हम इस तरह का एक्सेसिबल कर दें तो जो है हम उस चैलेंजेस को भी मीट आउट कर सकते हैं। तो अगेन हम अपने वेलबींग को इंश्योर करने के लिए ये जो फिजिकल रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करते हो, सोशल जो हमारे चैलेंजेस है उसको हम मीट आउट करते हो, जो एनवायरनमेंट के और जो कंपोनेंट्स हैं, है ना, चैलेंजेस हैं उनको हम मीट आउट करते हो। इंटेलेक्चुअल जो कैपेबिलिटीज हैं, जो हमारा लो विजन या जो ब्लाइंड या कोई भी पर्सन विद डिसेबिलिटी या कोई भी व्यक्ति, है ना, अगर उसको हम जो है इंटेलेक्चुअली अगर वो उसके साथ समायोजित कर पाता हो, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज अगर हम किसी तरह से एनहांस कर सकते हो, या इंटेलेक्चुअल जो कैपेबिलिटीज में को एनहांस करने के लिए हम अगर उसको कोई असिस्टिव डिवाइस, टेक्नोलॉजी या स्पेशल एजुकेशन, है ना, अगर हम ये कोई सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हो। इमोशनल वेलबींग या इमोशनल डोमेन जो हमारा है उसको इंश्योर किया जाए। फिर स्पिरिचुअलिटी, इसमें जैसे रिलीजियोसिटी और स्पिरिचुअलिटी में डिफरेंस है ना। मतलब जब हम रिलीजियस हो जाते हैं तो कई बार केवल अपने तक अपने रिलीजन और अपने लोगों को ही हम लोग महत्व देने लगते हैं, लेकिन जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो पूरे ह्यूमैनिटी की हम बात करते हैं, है ना। तो स्पिरिचुअलिटी का जो कंपोनेंट है वो स्ट्रांग हो। फिर जो ऑक्यूपेशनल जो डोमेन है, यानी कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है वो जान सके, मतलब चाहे वो स्कूल लेवल पे है कोई लो विजन बच्चा, हम उसको वहां पे उस स्टेज में, उस एज में ही हम जो है उसको बता सकें कि कौन से वोकेशनल कोर्सेज करने चाहिए या आगे एम क्या है, ऑक्यूपेशनल काउंसलिंग हम उनकी कर सकें, है ना। तो ये ओवरऑल अगर हम इन सारे डोमेन्स में एक बैलेंस बना सकते हैं तो हम वेलबींग को इंश्योर कर सकेंगे, ठीक है। ये जो बैकग्राउंड मैं बता रहा हूँ ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि ताकि हम समझ सकें कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनको हम जो एज ए प्रोफेशनल जो हम मदद करने वाले हैं, हम जैसे अगर स्पेशल एजुकेटर हैं तो मैं हो सकता है कि भाई उनको केवल एजुकेशन पे हम फोकस कर रहे हैं, लेकिन केवल एजुकेशन पे फोकस करने से ही हम जो है पूरी तरह से उसकी मदद नहीं कर सकते। हमें उसका ओवरऑल जो पर्सनालिटी है उसके ऊपर हमें कहीं ना कहीं ध्यान देना होगा। तो ये डोमेन है जिसमें कि हम मदद कर सकते हैं, है ना। तो उसी तरह से जो रेप्स मॉडल मैं डिस्कस कर रहा हूं उसमें हम ऐसे चीजें करेंगे, ऐसे अपने करिकुलम्स, ऐसे कोर्सेज वगैरह तैयार करेंगे या इस तरह से हम काउंसलिंग करेंगे या हेल्प करेंगे कि उस बच्चे की ऑटोनॉमी इंश्योर हो सके, है ना, कि भाई वो अपने निर्णय खुद लेने लायक बन जाए, है ना। फिर एनवायरमेंटल मास्टरी, यानी कि जो एनवायरमेंट से संबंधित जो चुनौतियां हैं, अगर मेरे लिए ये एक्सेसिबल एनवायरमेंट नहीं है तो इस इनएक्सेसिबल एनवायरमेंट को किस तरीके से मुझे इस चैलेंज को पार करना है ना, वो मैं समझ सकूं। अगर मैं लो विजन हूं, अगर मैं ब्लाइंड हूं तो मैं ब्रेल पढ़ सकूं, है ना, या लो विजन जो एड एंड अप्लायंसेस हैं उनका इस्तेमाल करना सीख सकूं, है ना।
और जो एनवायरमेंटल जो चैलेंजेस आए हैं उसको मैं ओवरकम कर सकूं। पर्सनल ग्रोथ है ना, जो कुछ भी हम एज ए रिहैब प्रोफेशनल अपने ब्लाइंड बच्चे के साथ हम जो मदद कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उस बच्चे की पर्सनल ग्रोथ को बढ़ाता हो, है ना। फिर पॉजिटिव रिलेशनशिप विद अदर्स, यानी कि हम इस तरीके से उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर रहे हैं कि भाई वो जो है जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं उसमें वो जो है एक समायोजन जो है स्थापित कर सके, है ना। फिर पर्पस इन लाइफ, हम जान सकें कि मैं क्यों हूं। ये जो चीजें हैं ये ना केवल किसी ब्लाइंड बच्चे के लिए या किसी लो विजन बच्चे के लिए या किसी पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, बल्कि ये हम सब के लिए इंपॉर्टेंट है ये सारी बातें, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं और एज ए रिहैब प्रोफेशनल जब हम अपने किसी डिसेबल्ड बच्चे के साथ हम डील कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान में रखना होगा कि हम जो करने जा रहे हैं क्या उसका इन सब बातों पे प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो ताकि हम ध्यान रखें कि भाई ओके केवल मेरी ड्यूटी केवल इतनी नहीं है कि मैं किसी को ब्रेल सिखा दूं, मैं ये जानने की कोशिश करूं कि भाई क्या वो ब्रेल सीखने से उसकी ऑटोनॉमी इंश्योर हो सकती है, क्या वो एनवायरमेंटल मास्टरी कर सकता है, ये क्या ये चीज उसके पर्सनल ग्रोथ में किस तरह से काम कर रही है उसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। किस तरह से वो जो है अपने रिलेशनशिप बिल्डिंग में किस तरह से वो इफेक्टिवली इन चीजों को यूज कर सकता है और किस तरह से वो समझ सकता है कि भाई ओके मैं ये काम करना चाहता हूं, भविष्य में ये बनना चाहता हूं और इसीलिए मैं हूं, है ना। मैं एक रिहैब प्रोफेशनल हूं, ये हम जान सके कि मेरा मकसद केवल और केवल एक रिहैब प्रोफेशनल के रूप में नौकरी ढूंढना या नौकरी करना नहीं है ना। हमारा मकसद कहीं ना कहीं उससे ज्यादा है, मतलब नौकरी तो हर किसी को करनी है, तो स्पेशल क्या है फिर, है ना। तो स्पेशल तो कहीं ना कहीं ये हो गया ना कि भाई हमें दरअसल अल्टीमेट जो हमारा एम है वो पर्सन विद डिसेबिलिटी को हेल्प करना है कि वो कैसे आगे बढ़े, है ना। सेल्फ एक्सेप्टेंस हम इंश्योर कर सकें उसका कि भाई वो अब अपनी डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट करे, है ना। क्योंकि हम अक्सर ये कहते हैं कि भाई समाज मुझे एक्सेप्ट नहीं करता, है ना। पर्सन विद डिसेबिलिटी का कहीं ना कहीं एक प्रश्न ये रहता है कि लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, लोग मुझे स्वीकार नहीं करते, है ना। तो क्या हम अपने आप को स्वीकार कर रहे हैं? क्या मैं अपनी डिसेबिलिटी अपनी लिमिटेशंस को मैं स्वीकार कर रहा हूं? क्या मैं अपने आप को स्वीकार कर रहा हूं, है ना। जब तक हम स्वयं को स्वीकार नहीं करेंगे तो हम कैसे अपेक्षा रख सकते हैं कि भी कोई हमें स्वीकार करे, है ना। और जहां पे हम स्वयं को स्वीकार कर लेते हैं वहीं पे हम आगे बढ़ना शुरू करते हैं। तो ये पीछे एक बैकग्राउंड था कि साइकोलॉजिकल कौन से कंपोनेंट्स हैं, मतलब जब हम किसी पर्सन विद डिसेबिलिटी से मिले तो हम ध्यान में रखें कि क्या मेरे जो सर्विसेज हैं क्या वो इन सब डोमेन्स में उसको मदद करेगी, है ना। तो अब हम अगर साइको सोशल एस्पेक्ट में और चीजों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो हमें जानना होगा साइकोलॉजी ऑफ लिमिटेशन को, कि क्योंकि जब विजुअल इंपेयरमेंट या कोई भी डिसेबिलिटी है ना, तो वो कहीं ना कहीं कुछ लिमिटेशंस लेकर के आती है। उन लिमिटेशंस का मनोवैज्ञानिक क्या प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव होता है, अगर हम उसको समझेंगे तो शायद हम इस नॉलेज को हम किसी भी डिसेबिलिटी के ऊपर या किसी भी व्यक्ति के ऊपर हम अप्लाई कर सकेंगे। तो हमें जानना होगा साइकोलॉजी ऑफ लिमिटेशन, साइकोलॉजी ऑफ लॉस और साइकोलॉजी ऑफ डिसेबिलिटी ऑफ कोर्स। देखिए हम सबके कुछ लक्ष्य होते हैं और उन लक्ष्यों की पूर्ति हमें संतुष्टि प्रदान करती है, ठीक है। तो गोल्स हैं, गोल्स के इक्विवेलेंट अगर रिसोर्सेज हैं तो चांसेस आर हाई कि भाई हम सफल होंगे, है ना। और अगर रिसोर्सेज कम हैं, है ना, तो जो है चांसेस आर हाई कि भाई हम फेल होंगे, है ना, और असफल होंगे, हमें सक्सेस नहीं मिलेगी।
तो यानी कि लिमिटेशंस, अगर उन विजुअल इम्पेयरमेंट की लिमिटेशन मेरे अगर रिसोर्सेज को कम कर दे रही है, तो मेरी संभावना बढ़ जाती है कि मैं फेल होऊंगा और मेरे अंदर असंतोष बढ़ेगा। कई बार हम ये जो लिमिटेशंस हैं, ये कई बार हम क्रिएट कर देते हैं। कैसे? जब हम इररियलिस्टिक गोल बना लेते हैं, है ना? यानी कि अगर मैं अपनी एबिलिटीज को जानते हुए और लिमिटेशंस को जानते हुए अगर मैं अपने गोल्स बना रहा हूं, ठीक है, मान लीजिए कि मैं कहूं कि मैं किसी और गैजेट या अप्लायंसेस को यूज ना करते हुए, और अगर मैं लेग एम्प्यूटी हूं और मैं कहूं कि भी मैं जो एबल बॉडी पर्सन है उसके साथ एक लॉन्ग जंप में मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूं, मैं उसको हराना चाहता हूं क्योंकि मैं पहले लॉन्ग जंपर रहा हूं, है ना, लेकिन एक्सीडेंट हुआ, अब पैर नहीं है। मैं अगर उस लिमिटेशन को ना समझते हुए, उसको स्वीकार ना करते हुए, और मैं अपना गोल ऐसा बनाता हूं जो कि जिसको अचीव ना किया जा सकता हो, है ना, उस कोई और चीजों को ऐड ना करते हुए, अगर मैं उस तरीके से मैं उसको अचीव करने की कोशिश करूंगा, तो यानी कि मैंने अपने लिए लिमिटेशन क्रिएट कर दी, अपने रिसोर्स को मैंने कम कर दिया। मैं वो लॉन्ग जंप कर सकता हूं, लेकिन जब मैं ये मानूं कि भाई मुझे ये लिमिटेशन है और मैं उसमें कोई जैसे ब्लेड रनर्स आपने देखे होंगे, है ना, मैं अगर उस तरह के डिवाइसेस या लिम्स इस्तेमाल करता हूं, तो मैं डेफिनेटली मैं कर लूंगा उसको, है ना, उस एक्ट को कर लूंगा। तो यानी कि मैं उस लिमिटेशन या जो रिसोर्सेज की कमी है उसको मैं पूरा कर सकूंगा, है ना। तो कई बार हम जो है अपने रिसोर्सेज को हम लिमिट कर लेते हैं क्योंकि हम जो है अपनी लिमिटेशंस को या डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो यानी कि अगर रियलिस्टिक गोल होंगे तो सफलता की संभावना बढ़ेगी, और अगर इररियलिस्टिक गोल होगा तो असफल होंगे, है ना, फेलियर होंगे। और ये जो कैसे हम करते हैं अपने रिसोर्सेज को कम, कई बार हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, है ना। मैं एज अ स्टूडेंट, एज अ लो विजन स्टूडेंट, मैं मान ही नहीं रहा हूं कि ये एक विजुअल इंपेयरमेंट है ना। मैं कह रहा हूं नहीं, मुझे दिख तो रहा है, कुछ धुंधला दिख रहा है, या मैं उस डिसेबिलिटी की कैटेगरी में नहीं आता हूं, है ना, मैं ऐसा सोच रहा हूं। या कई बार टीचर्स जो है वो लो विजन स्टूडेंट को नहीं पहचान पाते हैं, है ना। बच्चा पीछे बैठा हुआ है और उसको बोर्ड दिख नहीं रहा है, लेकिन हम कह रहे हैं कि ये मक्कारी कर रहा है, ये पढ़ना नहीं चाहता, है ना। तो कई बार हमारी वो नेग्लिजेंस या फिर इग्नोरेंस, है ना, या फॉल्स नेगेटिव जो डायग्नोसिस है, कई बार इवन डॉक्टर्स के पास हम जाते हैं तो कई बार डॉक्टर जो है पहचान नहीं पाता, ठीक से आइडेंटिफाई नहीं करता, है ना। फॉल्स नेगेटिव डायग्नोसिस हम डायग्नोस करते हैं, नहीं सब ठीक है ना, कोई विजुअल इंपेयरमेंट है ही नहीं। तो कई बार ये भी जो है हमारे लिमिटेशंस को क्रिएट कर देता है, बढ़ा देता है। और इससे क्या होता है कि भी अगर हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, मैंने स्वीकार नहीं किया मेरी डिसेबिलिटी को, मेरे पेरेंट्स कभी मानने को तैयार नहीं है उस डिसेबिलिटी को, टीचर्स मानने के लिए तैयार नहीं है उस डिसेबिलिटी को, डॉक्टर्स जो है प्रॉपर डायग्नोज नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो जो है हमने लिमिटेशन अपने लिए क्रिएट कर दी और हम डिप्राइव हो गए एजुकेशनल असिस्टेंस से, क्योंकि एजुकेशन मैं प्राप्त कर सकता था, लेकिन अब क्योंकि लिमिटेशन मैंने क्रिएट की हुई है, उसके लिए मैं कोई उसको ओवरकम करने के लिए कोई संसाधन मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो हम एजुकेशनल डिप्राइवेशन, वर्क प्लेस पे डिप्राइवेशन और सोसाइटी में डिप्राइवेशन, है ना, सोशल इंटरेक्शन में डिप्राइवेशन, ये सारी चीजें आएंगी और फेलियर के चांसेस बढ़ेंगे और असंतोष बढ़ेगा। अगर हम लॉस को देखें कि क्या होता है कि भाई जब हम कोई चीज खो देते हैं, अचानक से आपका मोबाइल फोन गुम हो जाए, हाँ, मान लीजिए कि आपने घंटाघर से और NIH तक यात्रा की, कहीं उस यात्रा के दौरान जो है आपका मोबाइल फोन गुम हो गया, ठीक है।
आप यहाँ पे आए और आपने देखा कि अरे मोबाइल फोन तो है नहीं, आपने रिकॉल किया कि भी वो जिस बस में या विक्रम में मैंने ट्रेवल किया था, हो सकता है वहां गिर गया। ठीक है, फिर आप एकदम से ये सोचेंगे, आप बैग को टटोलने लगेंगे, अपने जेब पॉकेट्स चेक करने लगेंगे। अगर आप हैबिचुअली ऐसे हैं कि भाई आप कभी भी उसको बैग में रखते ही नहीं है, तब भी आप अपने बैग को देखेंगे, है ना? तो क्या है कि जैसे कोई नियर एंड डियर वन की डेथ हो जाती है घर परिवार में, हम लोग कई बार एकदम से उसको स्वीकार नहीं करते। हम ये सोच रहे होते हैं कि जैसे पर्टिकुलर टाइम अगर उसका आने का है, ऑफिस से आने का या कुछ ऐसा है, उस समय पे घंटी बजी, हम एकदम से उस इनिशियल स्टेज में हम एकदम से वहां पे कोशिश करते हैं देखने की कि शायद वो आ है ना? कई बार हम उसको उन कमरों में भी तलाश करते हैं जहां पे वो नहीं जाते, है ना? हम कोने कोने में तलाश कर रहे होते हैं उन्हें। हम जो है इसीलिए क्या है कि क्यों ऐसा कर रहे हैं? हाँ? क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं है सर। एग्जैक्टली, क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं है और क्योंकि डिनायल है। क्योंकि डिनायल है। डिनायल एक साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म है। हमारी जो ईगो है ना, हमारी जो ईगो है वो कई बार किसी भी दुखद परिस्थिति को स्वीकार नहीं करती है तुरंत। कोई भी दुखद परिस्थिति हो, उस दुखद परिस्थिति को एकदम से स्वीकार नहीं करती। हम सेम चीज जो है एक विजुअल इंपेयर्ड पर्सन के अंदर या किसी भी डिसेबिलिटी जो एडवेंटिशियस डिसेबिलिटी, एक्वायर्ड डिसेबिलिटी अगर कोई स्थिति है, उसमें भी ऐसा ही होता है कि हमारी ईगो उस दुखद लॉस को स्वीकार नहीं करती। हम डिनायल में होते हैं। एक ब्लाइंड पर्सन, एक लो विजन पर्सन जो है वो डॉक्टर शॉपिंग कर रहा होता है। एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर, दूसरे डॉक्टर से दूसरे अस्पताल, दूसरे देश, है ना? फिर दूसरी पद्धति, चाहे वो एलोपैथी में इलाज नहीं हुआ तो होम्योपैथी ट्राई कर रहा है, होम्योपैथी में नहीं हुआ तो अब जो है वो मंदिर मस्जिद जा रहा है, ठीक है? अब वो झाड़ फूक भी करवा रहा है। क्यों? क्योंकि हम डिनायल में, हमने अभी जो है हम शॉक में हैं इनिशियल फेज में, और हम डिनायल में, सीवियर डिनायल, है ना? तो जब डिसेबिलिटी होती है तो आपके सामने अगर कोई स्टूडेंट ये कह रहा है कि भाई मुझे डिसेबिलिटी नहीं है, तो आप मत चौंकिए, ठीक है ना? इसका मतलब ये हुआ कि उसको अभी आपकी बहुत सख्त जरूरत है। वो अभी डिनायल में है। हमारे पास यहाँ पे जैसे केसेस आते हैं तो उनको इनिशियली 3 months एडजस्टमेंट ट्रेनिंग दी जाती है शुरुआत में, कि वो उन 3 महीनों में साइकोलॉजिकल, उसका इमोशनल जो मैनेजमेंट है वो हम लोग करते हैं। उसको जो है हम प्रयास करते हैं ओरिएंट करने के लिए, ओरिएंटेशन मोबिलिटी यानी कि मोबिलिटी स्किल्स सिखाने के लिए हम प्रयास करते हैं, उनको ब्रेल सिखाने के लिए। जब ये फेज निकलता है, यानी कि अब मैं बहुत डॉक्टर खेल चुका है ना, डॉक्टर शॉपिंग बहुत हो चुकी है, अब मैं हताश होने लगा, तो मेरा एग्रेशन लेवल बढ़ने लगता है इस समय, है ना? एंगर जो है वो बढ़ने लगता है, मुझे क्रोध आने लगता है अपनी परिस्थितियों पे, लोगों पे, घर वालों पे, डॉक्टर पे। हम जब ये दौर चल रहा होता है उसके बाद हम बार्गेनिंग की स्थिति में आ जाते हैं, है ना? हम लोग कहते हैं कि अरे यार इस बार मिल जाए मोबाइल, कैसे मिल जाए मेरा वो, कहीं कहाँ उसको ना फिर ना संभाल के रखूंगा, ठीक है? उसमें जो है इस तरह से एक स्ट्रेप डाल लूंगा, उसको बांध के रखूंगा वगैरह वगैरह, है ना? कई बार जो है जैसे चालान कट गया तो हम सोचते इस बार यार चालान बच जाए ना, ये मुझे पकड़े पुलिस वाला, ये छोड़ दे किसी तरह से, है ना? अगली बार से ना पूरा हेलमेट सब लगा के चला करूंगा, है ना? तो ये बार्गेनिंग की स्थिति है। हम अपने डॉक्टर्स से बार्गेन कर रहे होते हैं,
कि डॉक्टर साहब प्लीज आपने शायद ना वो ठीक से नहीं देखा होगा, एक बार पूरी जांच कर लो ना। नहीं, इस हॉस्पिटल में से नहीं हुआ। दरअसल यहाँ के डॉक्टर ना मेरे ख्याल से कम एजुकेटेड हैं। किसी दूसरे वहां पे सुना है कि शंकर नेत्रालय वो ज्यादा बेस्ट हॉस्पिटल है ना, वहां जाना चाहिए। वहां पे हम बार्गेन कर रहे हैं, अपने ईश्वर से बार्गेन कर रहे हैं, हे भगवान इस बार ठीक है ना, अगली बार से जो है मैं सारी चीजें बिल्कुल नियम और कानून, सारे कायदे है ना, दवाइयाँ या जो कुछ भी है वो सब चीजें फॉलो करूंगा, अगली बार ये गलती नहीं करूंगा, है ना। हम लोग अपनी परिस्थितियों के साथ बार्गेनिंग कर रहे हैं, है ना। जब ये बार्गेनिंग से भी हम थक जाते हैं, क्योंकि ये बार्गेनिंग भी कई बार काम नहीं करती, क्योंकि डायग्नोसिस हो गया, एक MBBS MD प्रोफेशनल ने डायग्नोस किया कि आपको लो विजन है, आपको डिसेबिलिटी है, आप ब्लाइंड है ना, तो दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे, वहां पे भी रिजल्ट वही रहने वाला है, क्योंकि सेम टेक्निक और पद्धतियों से उसने भी जांच की। जब ऐसा 2, 4, 10 जगह पे ऐसा होने लगता है, बार बार हमारे हर तरह की मिन्नतें और सारी चीजें प्रयास कर लेने के बावजूद जो है हम पाते हैं कि भी हमारी उस परिस्थिति में कोई अब सुधार नहीं होने वाला, तब हम डिप्रेशन। अब ये जो फेज है शॉक से और डिप्रेशन तक पहुंचने का, ये फेज एक दिन में भी आ सकता है, ये फेज 3 महीने में भी आ सकता है, 6 महीने में आ सकता है, साल में आ सकता है, 10 साल में आ सकता है ना। जब हम देखते हैं कि जो डिसेबिलिटी की जो कंडीशंस होती हैं, अक्सर हम देखते हैं उसमें जॉब्स वगैरह में हम देखते हैं कि 5 साल 10 साल का छूट होती है। वो छूट जो है ना कहीं एक लॉजिक है उसके पीछे, कि क्योंकि हम अपनी उस स्थिति से इतना समय जूझे हैं, है ना। एक पर्सन विद डिसेबिलिटी उतना समय अपनी उन परिस्थितियों से जूझा है, तो इसीलिए उन वर्षों का हम गिनेंगे नहीं, इसीलिए उनको उम्र में उतने वर्षों की छूट दी जाती है। कभी हम नौकरी को देखते हैं, है ना। ये डिप्रेशन की अवस्था आती है, मैंने कहा कि 1 दिन 10 दिन 10 साल, है ना, कैसे भी हो सकता है। तो यहाँ पे इस पूरी परिस्थितियों में, पूरे दौर में, हर स्टेज पे हम लोगों की आवश्यकता होती है, या हमें आवश्यकता होती है किसी सहारे की, मदद की, है ना। तो यहाँ पे प्रोफेशनल्स का रोल और ज्यादा बढ़ जाता है कि हम कैसे उसको जल्दी से जल्दी इस डिप्रेशन से निकालें, क्योंकि ये जो स्थिति होती है यहाँ पे फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस, वर्थलेसनेस, है ना, ये सब आ जाती है कि मैं बेकार, मैं किसी काम का नहीं, लोग मुझे पसंद नहीं करते, मेरा भविष्य अंधकार में, है ना। तो ये जो थॉट्स हैं, ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं, ये नेगेटिव थिंकिंग कई बार सुसाइडल टेंडेंसी तक ले जाती है। जब हमें लगता है कि आई एम वर्थलेस, आई एम हेल्पलेस, मुझे कोई उम्मीद नहीं है अपने भविष्य से, तो जीने का क्या, जी के क्या करूं, है ना। तो पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ भी कई बार इस तरह की परिस्थिति आती है। तो यहाँ पे हम प्रोफेशनल्स का रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि हम उसको जो है बताएं, है ना। जैसे यहाँ पे उन 3 महीनों में वो बाकी जो हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, स्टूडेंट्स हैं, ट्रेनीज हैं, उनके साथ जब वो इंटरेक्ट करते हैं, है ना, तो एक ऑटोमेटिकली एक थेरेपी हो रही होती है, क्योंकि वो जान पाते हैं कि मैं अकेला नहीं हूं इस दुनिया में जो इस परिस्थिति से गुजर रहा है, और भी लोग हैं, और लोग कितने अच्छे से ओवरकम कर चुके हैं, है ना। जब वो यहाँ आकर के जानता है, समझता है कि NIVH से ही जो है 4 लोग जो है ऐसे हैं जो IAS ऑफिसर बने, है ना। तो जब वो जानता है कि ब्लाइंडनेस के बावजूद, देखिए यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने PhD तक किया है, मैं हाईएस्ट जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो अचीव किया है, कितने सारे हैं जो बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर बन चुके हैं। जब वो ये सब देखते हैं, क्योंकि जब तक हमने
हम लोगों से नहीं मिलते हैं तब तक हमें ये लगता है कि हम भगवान को भी यही कह रहे होते ना कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, है ना? तो ऐसा नहीं है कि भी हम अकेले हैं इस दुनिया में जो इस तरह के दुख, दर्द, परेशानी, चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। और लोग भी होते हैं, और जब हम ये देखते हैं कि और लोग भी इन सब चुनौतियों को देख रहे हैं, झेल रहे हैं, तो हमें उनसे सीखने को मिलता है। हम उनसे समझ पाते हैं कि भी ओके, इस तरीके से ओवरकम किया जा सकता है ना? तो यहाँ पे हम प्रोफेशनल्स का रोल इसमें भी बढ़ जाता है कि भाई हम उन्हें वो जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं उसकी तरफ अवेयर करवाएं। और जब हम ऐसा कर देते हैं तो हम उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं जहां पे रिहेबिलिटेशन की प्रोसेस शुरू, यानी एक्सेप्टेंस। यहाँ पे आकर के जब वो बच्चा तैयार होता है तो उन 3 महीनों में वो फिर एक दिन अपनी उस छड़ी को पकड़ ले, है ना? और मोबिलिटी के लिए अब उसको अब उसमें कोई झिझक नहीं होती कि भाई लोग मुझे ब्लाइंड समझेंगे। वो अपना परिचय एक ब्लाइंड पर्सन के रूप में देना शुरू करता है। अदरवाइज हम देखते हैं कि भाई इनिशियल फेज में वो ये बात बोलना ही नहीं चाहता, है ना? तो यहाँ पे हम प्रोफेशनल्स का रोल है कि हम जो है उसको इस तरह का साइको सोशल सपोर्ट हम प्रदान करें कि भाई वो एक्सेप्ट करे अपनी डिसेबिलिटी को, है ना? अपनी डिसेबिलिटी के बारे में बोले, बात करें, है ना? ये मैं यूज कर रहा हूं पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, लेकिन ये हर किसी के ऊपर लागू होती है कि हम सब जो परेशानियों, चुनौतियों से हम रूबरू होते हैं उनको एक्सेप्ट करें। मैं जो हूं वो हूं, मैं जैसा हूं वैसा हूं। ये ना सवाल उठे मैं ऐसा क्यों हूं। तो अगर हम थॉमस कैरोल की बात करें तो जो लॉसेस हैं किसी विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन के, वो 20 तरह के लॉसेस से गुजरता है। बेसिक लॉस ऑफ साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी, जो पहला जो लॉस है वो साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी, यानी कि मनोवैज्ञानिक रूप से हम असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। और उसके पीछे कारण ये होता है क्योंकि हम जो है जो फिजिकल इंटीग्रिटी है उसको खो देते हैं। यानी हम शायद अपने आप को ये समझने लगते हैं कि मेरे अंदर इस अंग की कमी है ना? फिजिकल इंटीग्रिटी, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस इन द रिमेनिंग सेंसेस, जो मेरी बची हुई जो और ज्ञान इंद्रियां हैं, मैं उस पर भरोसा नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि 80% इंफॉर्मेशन जो हम एनवायरनमेंट की परसीव करते हैं वो विजन से परसीव करते हैं। विजन जो है वो कंफर्मेटरी सेंस का काम करती है, रोल प्ले करती है, मास्टर सेंस, है ना? यानी कि मैं अगर कहूं कि भी आप अपने पर्स में बिना देखे हाथ डाल करके और अगर उसमें 10 का, 100 का, 50 का नोट है तो 50 का नोट निकालिए और जो है किसी को दे दीजिए, तो आप जो है उसमें टटोल के 50 का नोट जरूर निकाल लेंगे। निकाल लेंगे, पक्का निकाल लेंगे, पक्का निकाल लेंगे, लेकिन आप देने से पहले देखेंगे, है ना? देने से पहले उसे देखेंगे। यानी कि हमारे सेंस ऑर्गन्स जो है परफेक्टली काम कर रहे हैं। मतलब अब जो ये आवाज आ रही है, ये किस चीज की आवाज है? ये कारपेंटर काम कर रहा है ना? कुछ चीज है जो कोई भारी सी चीज से कुछ ठोका पीटी का काम चल रहा है। हम ये जान रहे हैं कि कोई इस तरह का काम चल रहा है, लेकिन उसको कंफर्म करने के लिए हम जा करके देखेंगे कि हाँ यही तो काम हो रहा है ना? तो यानी हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं वो अपना काम करती हैं, लेकिन जैसे ही विजुअल इंपेयरमेंट होता है तो हम उन ज्ञान इंद्रियों पे उस इनिशियल फेज में विश्वास खो बैठते हैं क्योंकि कंफर्मेटरी सेंस चली गई, उसमें हरास हो गया। ठीक है, फिर लॉस ऑफ रियलिटी कांटेक्ट विद द एनवायरनमेंट,
कंफर्मेटरी सेंस का मैं बात करूं तो मैं कई बार जैसे पढ़ रहा होता हूं, काम कर रहा होता हूं, तो मेरी 3 बेटियां हैं, तो वो अब बेटियां जो है पिता से बहुत प्रेम करती हैं, है ना, लाड करती हैं सबसे ज्यादा। तो मैं काम कर रहा होता हूं तो वो ना कुछ खाने के लिए लाती हैं और मेरे मुंह में ठूस देती हैं, ठीक है। तो क्योंकि मैं काम में बिजी हूं इसलिए वो कई बार वो देख नहीं पाता, जब मुंह में वो चीज चली जाती है तो मुझे यही नहीं पता होता मैं खा क्या रहा हूं, है ना। तो कई बार अगर आप वो खाने वाली चीज को ना देखें तो आप उसके स्वाद को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये कई बार हम देखते हैं कि भाई ओके, मास्टर सेंस जो है इस तरह से काम करती है, कंफर्मेटरी सेंस इस तरह से काम करती है, ठीक है ना। तो हम जो है वो रिमेनिंग सेंसेस पे, क्योंकि रिमेनिंग सेंसेस आदि थी विजुअल को कंफर्मेटरी सेंस, मास्टर सेंस की तरह से यूज करने के लिए, है ना। अब वो नहीं है तो रिमेनिंग सेंसेस से हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो लूज हो जाता है। फिर लॉस ऑफ रियलिटी कांटेक्ट विद द एनवायरनमेंट। मैडम मेरे पास समय कितना है ना? हाँ, तो रियलिटी कांटेक्ट विद द एनवायरनमेंट, जो वातावरण है उसके साथ यथार्थ का जो संपर्क है हमारा वो ब्रेक हो जाता है। हम यथार्थ में और उसमें फर्क करना कई बार इनिशियल फेज में दिक्कत आने लगती है। विजुअल बैकग्राउंड, है ना। मैं भी जैसे अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर माइक को हटा दिया जाए यहाँ से तो, और वैसे मुझे बोलना हो तो मैं देख करके कि अगर मुझे केवल आपसे बात करनी है तो मैं उतनी टोन में बात करूंगा, है ना। मैं चाहता हूं कि भी केवल आप सुने वो ना सुने। मैं अगर ये चाहता हूं तो मैं उस तरीके से उतना ही बात करूंगा, ठीक है। मैं बैकग्राउंड को समझ रहा हूं, देख रहा हूं, और बैकग्राउंड के हिसाब से मैं कि वो इतने लोग बैठे हुए, ये बात सबको ना सुने उतनी मुझे बात करनी है ना। तो हम बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए जो है अपने एक्शंस करते हैं। लेकिन जब विजुअल इंपेयरमेंट हो जाता है तो हमें पता नहीं होता कि भाई इस कक्षा के अंदर कितने लोग हैं, है ना, कौन कौन और है। और मैं सीधा अपनी अगर मैं बात करना शुरू कर दूं, है ना, तो या तो मैं मतलब वो एक इफेक्टिव जो कम्युनिकेशन होना चाहिए था विजुअल फिगर एंड ग्राउंड को ध्यान में रखते हुए, है ना, वो नहीं हो पाता। तो यानी कि हम विजुअल बैकग्राउंड को लूज कर जाते हैं। लॉस ऑफ लाइट सिक्योरिटी, हम जो है हमेशा प्रकाश में ही अपने आप को सेफ मानते हैं, है ना। चाहे आपका जो कमरा है घर में वो खाली हो, उसमें कोई सामान ना हो, कोई लोग ना हो, ठीक है, और अचानक से वहां पे लाइट चली जाए और हम कहें कि भाई आप इस कमरे में आराम से घूमिए, मूव कीजिए, हम जो है असुरक्षित महसूस करने लगते हैं, डर लगने लगता है। छोटे बच्चे तो जाते ही नहीं अंधेरे, है ना, बड़े लोग भी बहुत ऐसे जो कि अंधेरे में नहीं जाते, है ना। तो वो जो सिक्योरिटी की जो फीलिंग है उसका नुकसान हो जाता है, वो लूज कर जाते हैं। हमारी फिर जो बेसिक स्किल्स हैं उसका नुकसान, वो हम लूज कर जाते हैं। वो जैसे कि इंडिपेंडेंट मूविंग, है ना, जो मोबिलिटी है हमारी, हम वो लूज कर जाते हैं कि अगर इस यहाँ पे इतनी सारी चेयर्स हैं और मुझे यहाँ पे अगर अंधेरा कर दिया जाए और आपको बैठने के लिए कहा जाए कि भाई इस रो में जाकर के बैठिए, है ना, या आप फ्रीली मूव करिए, किचन में जो है चाय बनाइए, है ना, सब्जी खाना बनाइए। तो अचानक से अगर ऐसा कुछ होता है तो हम वो प्रॉपर मूवमेंट और उन सब चीजों को, उस जो स्किल्स हैं, बेसिक स्किल्स हैं, वो कहीं ना कहीं विजुअल इंपेयरमेंट की वजह से लूज कर जाते हैं। तो मोबिलिटी का नुकसान, फिर जो डेली लिविंग टेक्निक्स हैं, है ना, उनमें उनका ह्रास, फिर कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में प्रभाव पड़ जाता है, चाहे वो लिख के
अपने कम्युनिकेट करना हो या जो स्पोकन कम्युनिकेशन है उसमें, ठीक है। फिर और इस प्रकार अगर हम कम्युनिकेशन जो का ह्रास अगर होगा तो हमारी जो इंफॉर्मेशनल जो प्रोग्रेस है वो रुक जाएगी, है ना, कि भाई हम कोई इंफॉर्मेशन हम गैदर ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ना तो हम रिटर्न कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं ठीक से, और ना ही जो है हम स्पोकन जो कम्युनिकेशन है उसको इफेक्टिवली हम संपादित कर पा रहे हैं, ठीक है। लॉसेस इन एप्रिशिएशन, हम अक्सर जो है तारीफ करते हैं और तारीफ सुनना पसंद करते हैं अपनी खुद की, है ना। तो ये जो ब्यूटी और प्लेजरेबल जो चीजें हैं वो उसका ह्रास, कि ओ देखो मसूरी की पहाड़ियां कितनी सुंदर दिखाई दे रही है ना, तो हम जो है वो विजुअल जो ब्यूटी है ना, उस वो कहीं ना कहीं हम मिस कर जाते हैं, मिस करने लगते हैं, है ना। फिर लॉसेस कंसर्निंग ऑक्यूपेशनल एंड फाइनेंशियल स्टेटस, हमारे जो काम धंधे कार्य शैली है ना, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो किसी प्रोफेशन की बात हो, है ना। लॉस ऑफ रिक्रिएशन, जो आमोद प्रमोद की जो बातें हैं, चाहे वो क्रिकेट खेलना हो, फुटबॉल खेलना हो, शतरंज खेलना हो, इंडोर गेम आउटडोर गेम, है ना, उसमें उसका नुकसान, हाँ। फिर लॉस ऑफ करियर, क्योंकि या तो मैं खुद महसूस करने लगता हूं कि अब मैं, क्योंकि ब्लाइंडनेस हो गई है तो अब मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, या मेरा एम्प्लॉयर ही ऐसा समझने लगता है कि अब ये ब्लाइंड हो गया है, अब ये काम नहीं कर पाएगा, है ना। तो लॉस ऑफ करियर, वोकेशनल गोल्स या जॉब अपॉर्चुनिटीज, लॉस ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अब जो है जैसे मैंने कहा ना कि भाई जो डिसेबिलिटी है वो केवल एक प्रॉब्लम को नहीं जोड़ती है, वो कई गुना प्रॉब्लम को जोड़ती है, ऐड नहीं करती है, मल्टीप्लाई करती है प्रॉब्लम्स को। मैं अगर मुझे अगर ब्लाइंडनेस हुआ है तो मुझे अब मान लो कि ब्रेल की किताब खरीदनी हो, है ना, तो ब्रेल की किताब अगर खरीदनी है तो आप देखेंगे कि कितने लोगों ने विजिट किया है, आप लोगों ने विजिट किया है ना ये, हाँ, आपने विजिट करना ब्रेल लाइब्रेरी में जाना और वहां पे ब्रेल में जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी रखी हुई है, उस ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को देख, हाँ, ब्रेल में है, ठीक है। और आप मतलब आप इस तरह से भी इस बात को समझ सकते हैं, इस फाइनेंशियल या और जो किस तरह से बर्डन्स बढ़ती हैं, कि जैसे ब्रेल में कन्वर्ट करना है तो एक पेज इंक प्रिंट का अगर हम उसे ब्रेल में कन्वर्ट करना चाहें तो ब्रेल में कन्वर्ट करने के लिए हमें उस 4 पेजेस में वो आएगा, ठीक है। ये तो मैं एक साधारण पेज की बात कर रहा हूं, A4 साइज की। लेकिन जब हम वही ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, क्योंकि ये जो मैं बात कर रहा हूं ये A4 साइज के पेज पे 12 फॉन्ट में लिखी हुई अंग्रेजी की बात कर रहा हूं, लेकिन आप देखेंगे कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंदर कितना महीन लिखा होता है, कितना छोटा लिखा होता है ना। तो जब हम कन्वर्ट करते हैं तो यानी कि जैसे एक पेज को 4 पेज बन गए, ठीक है, तो एक पेज खरीदता उतने पैसे लगते, 4 पेज खरीदने हैं पैसे बढ़ गए, है ना, फाइनेंशियल बर्डन मेरा बढ़ गया। लेकिन वही डिक्शनरी जब खरीदनी है मुझे, यानी कि अगर कोई साइटेड पर्सन है तो वो एक पेज ही लेकर के चलेगा, मुझे 4 पेज लेकर के चलना है। यानी कि एक मोटी किताब अगर A4 साइज की कोई है वो मैं अपने बैग में रखता हूं, तो उसको रखने, उस एक किताब को कैरी करने के लिए मुझे 4 वॉल्यूम उसके कैरी करने पड़ेंगे। और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के पता है उसको कितने वॉल्यूम कैरी करने पड़ेंगे, एक ट्रक लेकर चलना पड़ेगा साथ, कि ओके इसमें मेरी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी चल रही है ना। आप जाकर के देखिएगा कि एक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो
प्रिंट में होती है, जिसको हम अपने बैग में कैरी करते हैं, उसको कैरी करने के लिए एक ब्लाइंड पर्सन को कितने सारे वॉल्यूम लेकर के चलने पड़ेंगे अगर वो पूरी डिक्शनरी को एक साथ लेकर के चलना चाहता है। तो यानी कि उतना पैसा भी उसको खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। फिर जो डिसेबिलिटी होती है, डिसेबिलिटी केवल जैसे अगर मुझे कंप्यूटर खरीदना है, मुझे ब्लाइंडनेस है, मुझे कंप्यूटर खरीदना है, तो जहां एक साधारण कंप्यूटर जो है 35-40 हजार में आ जाता है, मेरी क्लास में एक साइटेड फ्रेंड ने 40 हजार का कंप्यूटर लिया। कंप्यूटर तो मैंने भी 40 हजार का लिया, लेकिन मुझे उसको चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज करना है, जो जॉर्ज सॉफ्टवेयर अगर मुझे उसमें यूज करना है, तो उसके लिए मुझे 80 हजार रुपए खर्च करने पड़ेंगे अगर मैं जेन्युइन सॉफ्टवेयर लेना चाहता हूं। तो मेरा वही लैपटॉप जो है 80 प्लस 40 1,20,000 है ना। मैं अगर 1,20,000 में वो अपना लैपटॉप खरीद रहा हूँ, तो वहीं पे मेरा जो क्लासमेट है उसके पास अगर 1,20,000 हो तो वो है एप्पल का लैपटॉप ले लेगा। हाँ, क्या हुआ, कितने का? वो एडवांस वाला ले रहे है ना। फिर जब डिसेबिलिटी होती है तो डिसेबिलिटी केवल और केवल उस डोमेन में नहीं रहती है। मुझे अगर विजुअल इंपेयरमेंट हुआ तो मेरे अब जो है डॉक्टर के पास जाने का खर्च भी बढ़ गया है ना, विजन के लिए भी, और कई बार उससे एसोसिएटेड अदर इलनेसेस की वजह के लिए भी अदर कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ गए है ना। जैसे अगर कोई व्हील चेयर बाउंड अगर पर्सन है, तो केवल उसको व्हील चेयर का खर्चा ही नहीं बढ़ा या वो मोबिलिटी वाला खर्चा नहीं बढ़ा, और बैठने की वजह से और जो इलनेसेस साथ में जुड़ने लगी हैं उनके लिए भी खर्चा बढ़ गया। तो जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो केवल बढ़ती नहीं है, कई गुना बढ़ती है, कई गुना, मल्टीफोल्ड है ना। तो इस तरीके से मेरे जो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हैं वो कई गुना बढ़ गए है ना। तो ये चीजें कहीं ना कहीं विजुअल इंपेयरमेंट या कोई डिसेबिलिटी लेकर के आती है। और फिर इन सब की वजह से, ये सारी चीजें होने, ये सारे लॉसेस होने की वजह से कहीं ना कहीं पूरी की पूरे व्यक्तित्व के ऊपर प्रभाव पड़ने लगा। मेरा पर्सनल इंडिपेंडेंस खो गया, मेरी सोशल एडिकेसी खो गई, ठीक है, मेरी ऑब्सक्योरिटी खो गई, सेल्फ एस्टीम लो हो गया, और टोटल पर्सनालिटी जो है वो डिसऑर्गेनाइज हो, कहीं ना कहीं विघटन होने लगा। अब जैसे डिसेबिलिटी की हम बात करें तो आप सभी हम लोग प्रोफेशनल्स हैं, डिसेबिलिटी के क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं, तो हम जानते हैं कि भाई एक इम्पेयरमेंट होता है ना, कि भाई ऑर्गन लेवल पे कुछ कट गया, नुकसान हो गया है ना। लेकिन फंक्शनल लेवल पे जब वो बात आ जाती है तो वो डिसेबिलिटी है कि भाई हम जो है वो कार्य को संपादित नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और एक स्थिति होती है जिसे हम हैंडीकैप कहते हैं है ना। ये जो जब हम साइको सोशल फैक्टर्स की हम बात करते हैं तो इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी कोई बुरी बात नहीं है, वो हो गई, वो मेरे साथ एक घटना घटी है ना, घटना घटित हो गई। लेकिन जो बुरी बात है वो हैंडीकैप, फीलिंग ऑफ सेंस ऑफ हैंडीकैप। साइको सोशल अगर वेरिएबल की बात करें तो हैंडीकैप जो है एक साइको सोशल एक वेरिएबल है जो कि बहुत बुरा है। फीलिंग ऑफ हैंडीकैप, मैं अगर अपने मित्र के साथ कंप्यूटर पे काम कर रहा हूं, मेरा मित्र भी जो है कंप्यूटर पे काम कर रहा हूं, मैं भी कंप्यूटर पे काम कर रहा हूं, मेरा मित्र ब्लाइंड है और वो जो है अच्छे से काम किया जा रहा है। मान लो कि किसी वजह से दोनों के सिस्टम से मॉनिटर और माउस काम करना बंद कर जाए, तो मेरा ब्लाइंड फ्रेंड जो है उस पर आराम से काम करता रहेगा जॉज की मदद से, है ना।
स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर या अदर सॉफ्टवेयर की मदद से वो काम करता रहेगा, लेकिन मैं उस समय पे डिसेबल फील करूंगा, मैं काम नहीं कर पाऊंगा। मेरे लिए वो स्थिति होगी कि मैं अब अपने आप को हैंडीकैप महसूस कर रहा हूं कि ओ अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये जो हताशा है ये है हैंडीकैप, ठीक है। कई बार जो है वो फीलिंग जो है खुद को आती है, या कई बार समाज जो है ये फीलिंग दिलाता है ना? तो ये जो फीलिंग है इसी को रिमूव करने की आवश्यकता है। तो जब हम कोई जरूरी नहीं कि भी इम्पेयरमेंट या डिसेबिलिटी हो तो हैंडीकैप भी होगा, ऐसा जरूरी नहीं है ना। अरुणिमा ने अपने लेग्स, एम्प्यूटेड लेग के बावजूद जो है विश्व की सारी चोटियां फतेह कर ली, है ना। वो उसको इम्पेयरमेंट था, उसको डिसेबिलिटी है, लेकिन वो हैंडीकैप नहीं है ना, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट है कि मैं आर्टिफिशियल लिम्ब की मदद से भी मैं जो है एवरेस्ट फतेह कर सकती हूँ। लेकिन हम में से कितने लोग ऐसा साहस जुटा सकते हैं, है ना? बहुत ही, एक हाथ खड़ा हुआ क्यों? अरे कैसे चढ़ेंगे भाई? मर जाएंगे, जाएगा नहीं जाएगा। एक बच्चा जो है अरुणिमा जो है वो विश्व की सारी 7 चोटियां पार कर लेती है बिना एक पांव के, और एक बच्चा इसीलिए सुसाइड कर लेता है, एबल बॉडीड, कि उसे उस पांव में, अपने पांव में पहनने के लिए एक ब्रांडेड शू नहीं मिला। तो हु इज हैंडीकैप? कौन है हैंडीकैप? है ना, जिसके मन में ये बातें आई कि मेरे पेरेंट्स मुझसे प्यार नहीं करते, मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे कि ये कौन सा लो ब्रांड का जूता पहन लिया, है ना। तो ये जो फीलिंग है, यानी कि इम्पेयरमेंट है ऑर्गन लेवल पे कोई डैमेज हुआ, डिसेबिलिटी है क्योंकि मेरी कुछ फंक्शनल लिमिटेशंस हो गई हैं, लेकिन आई एम नॉट हैंडीकैप। मैं आईएएस ऑफिसर बनने की मादा रखता हूं, मैं बैंक पीओ बन सकता हूं, मैं कोई भी कोर्स, ट्रेनिंग, कुछ भी कर सकता हूं, है ना। लेकिन जब सब कुछ होते हुए भी कितने बच्चे जो है सुसाइड कर जाते हैं, कितने लोग जो है सुसाइड कर जाते हैं, है ना, वो है हैंडीकैप एक्चुअली। तो इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी मे और मे नॉट लीड टू हैंडीकैप, है ना। तो यानी कि हम प्रोफेशनल्स का ये उत्तरदायित्व बन जाता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी बन जाती है। इम्पेयरमेंट या डिसेबिलिटी एक सशक्त, कहीं ना कहीं एक परिस्थिति बनाती है जिसमें कि फीलिंग ऑफ हैंडीकैप आए, है ना। बहुत लोग इनिशियल फेज में अगर कोई डिसेबिलिटी हुई, इम्पेयरमेंट हो, जैसे मैंने बताया ना कि साइकोलॉजी ऑफ लॉस, तो यानी अगर वैसा कुछ हुआ तो संभावना बढ़ेगी कि मैं उदास होऊंगा, मेरे अंदर हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस और वर्थलेसनेस की फीलिंग आएगी, मेरे अंदर वो हैंडीकैप की फीलिंग आने की संभावना बढ़ जाती है अगर मैं इम्पेयर्ड या डिसेबल्ड हूं। तो यहां पे हम प्रोफेशनल्स का रोल बढ़ जाता है कि यही तो दूर करना है, ये जो फीलिंग ऑफ हैंडीकैप है इसे दूर करना है। हम इम्पेयरमेंट या डिसेबिलिटी को नहीं दूर कर सकते, है ना। हम ये फीलिंग ना आए, ये हैंडीकैप की फीलिंग नहीं है, ना आए, इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक्सेसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट दिया कि भाई एक्सेसिबल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए, कि अगर कोई जो है किसी कोई पब्लिक प्लेस को अगर विजिट करना चाहता है तो उसको चाहे जिस तरह की डिसेबिलिटी हो उस पब्लिक प्लेस तक वो पहुंच सके, वो खुद जो है खरीदारी कर सके, वो खुद जो है उन स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले सके, है ना। तो हम उसके लिए उस तरह का एक्सेसिबल एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं ताकि वो फीलिंग ऑफ हैंडीकैप ना आए। तो ये हम प्रोफेशनल्स का भी उत्तरदायित्व बन जाता है कि भाई जब हम
एज अ स्पेशल एजुकेटर, एज अ टीचर, एज अ पेरेंट्स, एज अ सोसाइटी मेंबर, अगर हम एज अ साइकोलॉजिस्ट अगर हम किसी पर्सन विद डिसेबिलिटी को मिल रहे हैं तो हम जो है उसके उस ऑटोनॉमी को इंश्योर कर सकें, है ना, उसके उस सेल्फ एस्टीम को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, तो ये हमारा उत्तरदायित्व बन जाता है। हाँ, कई बार हम ऐसा सोचते हैं ना साइकोलॉजिकली कि भाई ये जो डिसेबिलिटी हुई है या ये जो क्रॉनिक इलनेस हुई है या ये जो इंपेयरमेंट हुआ है ये मेरे पूर्व जन्मों का जो है फल है, कर्मों का फल। कई बार ऐसा सोचने लगते हैं, फिर मैं अधूरा हूं ऐसा महसूस करना, हम जो है खुद पे, भगवान पे, अपने घर वालों पे, अपने डॉक्टर पे, अपने समाज पे से विश्वास खो देते हैं, हम जो है डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, हम जो है अपने सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एफिकेसी को खो जाते हैं। और कई बार ये सारी चीजें एक नेगेटिव एटीट्यूड फॉर्मेशन का काम करती है। मतलब कई बार एक पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है सोसाइटी को के प्रति एक नेगेटिव एटीट्यूड कहीं ना कहीं फॉर्म कर लेता है, या सोसाइटी जो है पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए एक नेगेटिव एटीट्यूड रखती है। अक्सर हम कहें कि भी ब्लाइंड पर्सन क्या कर सकता है, तो अधिकांश लोग ये हाथ उठा के कहेंगे कि वो अच्छा गाना गा सकता है, एक संगीतज्ञ बन सकता है ना। मैक्सिमम लोगों का परसेप्शन है कि ब्लाइंड लोग जो है केवल गाना गाते हैं, जबकि ये गलत है। ब्लाइंड पर्सन जो है वो एक आईएएस ऑफिसर भी बन सकता है, ब्लाइंड पर्सन वो सारे प्रोफेशन में जा सकता है जिसमें कि और लोग जा सकते हैं, लेकिन एक एटीट्यूड फॉर्म किया हुआ है ना। तो ये जो रेसिप्रोकल एटीट्यूड है ये भी एक साइकोसोशल फिनोमेना कहीं ना कहीं आता है, जिसमें कि ब्लाइंड या तो ब्लाइंड पर्सन अपने समाज के प्रति उस तरह का एटीट्यूड बना देता है, या समाज जो है ब्लाइंड पर्सन या पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए एक नेगेटिव एटीट्यूड फॉर्म करके रखता है। हमारा मतलब क्या मेन फोकस क्या है कि भाई क्यों हमें ये साइकोसोशल एस्पेक्ट जानने चाहिए, और क्यों हमें क्या गोल है हमारा साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट का। साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट का हमारा गोल मेन यही है कि भी जो पर्सन विद विजुअल इंपेयरमेंट है, लो विजन है, डिसेबिलिटी है, वो जो है अडेप्ट कर सके और एडजस्ट कर सके अपने एनवायरनमेंट के साथ और अपनी डिसेबिलिटी के साथ। बोर हो गए? नहीं सर, कौन कह रहा है ये? फिर हमारा ये भी मकसद है साइकोसोशल मैनेजमेंट का कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है एक पर्सन विद लो विजन की वो एनहांस हो सके। हमारा ये भी मकसद है कि भी वो जो डिसेबिलिटी है उसके साथ कोप कर सके, उसका सामना कर सके, मुकाबला कर सके। तो एडेप्टेशन या एडजस्टमेंट क्या है? ये दरअसल एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है कि हम जो है अपने जो एनवायरनमेंट है ना, व्यक्ति का अपने एनवायरनमेंट के साथ एक बेहतरीन तालमेल ही एडजस्टमेंट है। तो ये बेहतरीन तालमेल कैसे हो सके उसमें हम स्पेशल एजुकेटर का अपनी तरीका का रोल है, साइकोलॉजिस्ट का अलग तरीके का रोल है। हम सब मिलकर के मेन फोकस, मेन टारगेट, मेन गोल हमारा यही है कि वो अपने एनवायरनमेंट के साथ एक बेस्ट प्रॉपर कॉन्ग्रुएंस में वो आ सके। तो जब हम एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो एडजस्टमेंट जो कोई ऐसा नहीं कि भाई आज हमने किसी को एडजस्ट कर दिया तो हमारा काम खत्म हो गया। एडजस्टमेंट सतत प्रक्रिया है, यानी कि हम जो है जीवन भर हर रोज किसी ना किसी चीज के साथ अडेप्ट या एडजस्ट कर रहे हैं, है ना। ये सतत प्रक्रिया है। तो इस सतत प्रक्रिया के अंदर जब हम पर्सन विद लो विजन या डिसेबिलिटी को हम देखते हैं तो वहां पे एज अ प्रोफेशनल हमारा रोल हर रोज है। हर रोज एक ही व्यक्ति के साथ हम
हमें कई बार उससे मिलने की जरूरत है, उसको कई तरीके से उसको अडेप्ट या एकोमोडेट करने में हमें मदद करनी है। और ये अगर हम देखें तो ये फॉर्मूला है, हालांकि इसमें आप देखेंगे कि बिहेवियर है, बी स्टैंड्स फॉर बिहेवियर, और ये बिहेवियर इक्वल होना चाहिए किससे, हमारे फंक्शन से। हमारी फंक्शनिंग जो है हम और हमारा बिहेवियर वो बराबर हो, इक्वल हो। और इस फंक्शन को निर्धारित करने के लिए कुछ कंपोनेंट है, जैसे अगर हम पी की बात करें तो ये साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स हैं, साइकोसोशल जो वेरिएबल्स हैं, जैसे सेल्फ एस्टीम, यानी कि हम किसी की फंक्शनैलिटी को एनहांस करने के लिए, जैसे पर्सन विद लो विजन या पर्सन विद डिसेबिलिटी या ब्लाइंडनेस है, उसकी फंक्शनैलिटी को एनहांस करने की जरूरत है। वो फंक्शन एनहांस होगा जब हम उसके साइकोसोशल जो वेरिएबल्स हैं उन पे हम फोकस कर सकें। जो कुछ भी हम उसके लिए एडेप्टेशन या एडजस्टमेंट के लिए कर रहे हैं, चाहे कोई लो विजन एड देना हुआ है ना, या उसको कोई स्पेसिफिक स्पेशल एजुकेशन देना हुआ या साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना हुआ, तो उसके सेल्फ एस्टीम को हमें एनहांस करना है। और उसकी जो कोपिंग स्किल्स हैं, है ना, चुनौतियों का सामना करने की जो उसकी योग्यताएं हैं, उन स्किल्स को एनहांस करने की जरूरत है। तो ये पी फैक्टर है, यानी कि साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स। हम जो भी करें ध्यान रखें कि भाई उसके साइकोलॉजिकल जो वेरिएबल्स हैं, जो साइकोलॉजिकल कंपोनेंट हैं, वो एनहांस होते हैं। ऑर्गेनिक फैक्टर को हमें ध्यान रखना है, यानी कि उसकी डिसेबिलिटी किस तरह की है ना, कितना कौन सा डायप्टर का उसको लो विजन एड चाहिए, है ना, कितने उसके फंक्शनल विजन कितना है, ये सारे फैक्टर्स, ओ फैक्टर, ऑर्गेनिक फैक्टर्स का हमें ज्ञान होना जरूरी है। तो जैसे कि बहुत सारे जो सीआरई प्रोग्राम के अंदर आपको बहुत सारे जो क्लासेस हुई होंगी, उनमें ये सब चीजें भी बताई गई होंगी, फंक्शनल विजन और ये सब, है ना। तो यानी कि हमें उसका एक एप्रोप्रिएट नॉलेज हो, तभी हम जो है उस पे एक्ट कर सकेंगे, उसकी फंक्शनैलिटी को एनहांस कर सकेंगे। फिर उसका जो एनवायरनमेंट है, ई फैक्टर, ई एनवायरनमेंट कितना उसका हमने एक्सेसिबल बनाया, कितना वो मतलब जो सोसाइटी है वो उसको कितना एक्सेप्ट कर रही है ना। ये अगर हम इंश्योर कर सकते हैं तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, ऑर्गेनिक फैक्टर और जो एनवायरमेंटल फैक्टर हैं, अगर हम इसका तालमेल इंश्योर कर सकें तो हम उसकी फंक्शनैलिटी को एनहांस कर सकते हैं, है ना। और अगर उसकी फंक्शनैलिटी एनहांस होती है तो उसका एडजस्टमेंट, अगर हम बी को एडजस्टमेंट कहें तो उसका एडजस्टमेंट जो है प्रॉपर होगा, राइट। तो अगर हम साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस की बात करें तो इसमें सारा मेन जो फोकस है हर चीज का, स्पेशल एजुकेशन हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट हो या कोई असिस्टिव टेक्नोलॉजी डिवाइसेस देने की बात हो, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक्सेप्टेंस ऑफ डिसेबिलिटी, है ना। मैं डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट करूं। फिर साइकोसोशल सपोर्ट बाय सोसाइटी, हम सबकी तरफ से सपोर्ट हो, उसके डेली लिविंग जो एक्टिविटीज हैं उसको एनहांस करने में हम मदद कर सकते हो, उसका ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी को हम इंश्योर कर सकते हो, उसको जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी या डिवाइसेस, है ना, अगर हम स्पेशल एजुकेटर्स हैं, हमें जानकारी हो कि भाई कौन कौन से असिस्टिव डिवाइसेस या टेक्नोलॉजी दी जा सकती है ना, और हम उसकी जानकारी जो ट्रांसफर कर सकते हो अपने चिल्ड्रन विद लो विजन या ब्लाइंडनेस या एनी डिसेबिलिटी, है ना। अगर हम ऐसा कर सकते हो तो डेफिनेटली हम उनको कहीं ना कहीं मदद कर पाएंगे। और फिर हम क्योंकि ये सारी चीजें, हर व्यक्ति जो है साइकोलॉजिस्ट है, क्योंकि जब हम हर कोई टीचर हो या किसी इंस्टीट्यूट में, कोई एनजीओ में काम करने वाला प्रोफेशनल हो, हर कोई डील तो ह्यूमन बिहेवियर के साथ कर रहा है ना। तो जब हम ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील कर रहे हैं तो साइकोलॉजी की डेफिनेशन कहती है साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, है ना। हम ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील कर रहे हैं तो उस मायने में हर कोई साइकोलॉजिस्ट है। और ये सारी टेक्निक्स, सारी चीजें साइकोलॉजिकली उसको मदद कर रही है, चाहे हम ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी सिखा रहे हैं, है ना। अगर वो बढ़ेगा तो उसका सेल्फ एक्सेप्टेंस बढ़ेगा, सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा, है ना, वो मोटिवेटेड होगा कि भाई हाँ कुछ किया जा सकता है। तो ये चीजें हैं। लेकिन
अगर फिर भी जरूरत होती है तो हम लोग जो है उनको प्रोवाइड करेंगे जो कोर साइकोलॉजिकल थेरेपीज हैं, टेक्निक्स हैं, जैसे रिकंस्ट्रक्टिंग उनके थॉट को, रिस्ट्रक्चरिंग करना, उनके रिकंस्ट्रक्ट करना, या फिर री एजुकेट करना, है ना, दोबारा से उसको एजुकेट करना कि भाई ओके तुम्हारी प्रॉब्लम्स ये हैं, तुम्हारी नेगेटिव थॉट्स ये हैं, इन नेगेटिव थॉट्स का रिप्लेसमेंट में पॉजिटिव थॉट्स ये हो सकता है, आपकी पॉजिटिव एक्टिविटीज ये हो सकती हैं, है ना। अगर हम उसको प्रॉपर प्रोफेशनल वे में साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी दिया जा सकता है, जैसे CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी एक अप्रोच है, साइकोलॉजी प्रोफेशनल्स उसको समझ रहे होंगे। फिर रेसिप्रोकल एटीट्यूड के ऊपर काम करने की जरूरत है, यानी कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, जो लो विजन स्टूडेंट है या ब्लाइंड है, वो अपने लिए एटीट्यूड पॉजिटिव रखे, वो सोसाइटी के लिए एटीट्यूड पॉजिटिव रखे, और हम कुछ क्या ऐसा करें कि सोसाइटी जो है पर्सन विद लो विजन या पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखे, है ना। तो हम प्रोफेशनल्स की ये जिम्मेदारी बन जाती है, और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम सोशली जो है इंटरवीन कर पाते हैं किसी भी पर्सन विद डिसेबिलिटी के। तो ये सारे उसी के पॉइंट्स हैं, इसको मैं खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बड़ी लंबी सांस ली, राहत की सांस। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं। हाँ सर, आपका शुक्रिया। जो मैं चाहता था आपने प्रदान किया, तो मैं चाहूँगा कि मेरा सवाल सुरेंद्र सर से हो। हाँ। मेरे मन में एक सवाल कौन रहा है, हालांकि उनके आंसर के अनुसार काफ़ी सवाल हो सकते हैं, लेकिन टाइम की नज़ाकत देखते हुए एक ही सवाल। आप प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। सवाल ये है सर कि जब आपने एबिलिटी को मेंटल हेल्थ के साथ एसोसिएट करने की कोशिश की, तो उसमें आपने जामवंत और हनुमान का उदाहरण दिया, जो उनको उनकी एबिलिटीज गिना रही थी। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज थी, बाकी तो सब उसमें था। ऐसी भी कोई इम्पेयरमेंट नहीं थी कि हनुमान जी कुछ ना कर पाए, वो बात समुद्र नापने की थी। खैर, तो मैं इस पर आता हूँ कि ऐसा कौन सा प्रोफेशनल डोमेन है जिसको आप, जिसकी प्रेजेंस आप मेंटल हेल्थ को देखते हैं कि मेंटल हेल्थ इस प्रेजेंस की वजह से है। मैं आपका सवाल समझ ही नहीं पाया। आप ये पूछना चाह रहे हैं कि अभी मेरे डोमेन में ये फंक्शन नहीं कर पा रहा है। मेंटल हेल्थ क्यों हो रहा है, उसका कारण मतलब कैसे ये बोलेंगे कि ये बच्चा मेंटली है। मेंटल हेल्थ किस बच्चे की, किसी व्यक्ति की? वो उनको एक्सप्लेन करने दीजिए। हाँ बताओ बेटा, बोलो। हाँ जी सर, तो मैं सर से बता रहा हूँ। बहुत शॉर्ट में बताओ, शॉर्ट में, स्ट्रेट फॉरवर्ड। सर ये तो गलत बात है। सर ने टाइम दिया 1 घंटा, 1 घंटा तो मैं 2 घंटे देंगे, मगर क्वेश्चन तो 1 घंटे में नहीं पूछा जाएगा। इतना बड़ा लेक्चर थोड़ी ना, इतना बड़ा शब्द ने दिया है। क्वेश्चन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, उसका आंसर 2 पेजेस में होता है, क्वेश्चन 1 लाइन में होता है। क्वेश्चन पूछो बेटा, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, सब ताकि समझ पाए। जी, जब मैं डोमेन प्रोफेशनल है, किस डोमेन प्रोफेशनल को आप प्रेजेंस ऑफ मेंटल हेल्थ कहेंगे, और किस डोमेन, किस एब्सेंस ऑफ डोमेन प्रोफेशनल? कोई और साथी अगर इस प्रश्न को समझ पाया हो तो कृपया मेरी मदद करें। तो सर कोई बात नहीं, मैं कैंसिल कर रहा हूँ। और मेरा लेकिन सर कैंसिल से दूसरा सवाल ये है कि जो आप कहते हैं कि हम लोग बार्गेनिंग करते हैं, डॉक्टर शॉपिंग करते हैं, नहीं जाते, एक्सेप्टेंस नहीं होती, तो क्या सर मैं ये मान लूँ कि वो अपनी जो लास्ट एंड लीस्ट एक्सपेक्टेशन है, जो होप है, उसे वो त्याग दे? कतई नहीं, अपनी होप नहीं त्यागनी चाहिए, ठीक है, लेकिन हमें एक कॉन्फिडेंस या फिर हमें एक एक्सेप्टेबिलिटी हमें ये जरूर रखनी चाहिए कि भी जो हमें देख रहा है
जो प्रोफेशनल हमें ट्रीट कर रहे हैं वो क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स हैं, है ना। अगर वो कोई चीज साइंटिफिक वे में असेस की गई है और कम्युनिकेट की गई है साइंटिफिक तरीके से, तो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, है ना। क्योंकि उस कई बार वो होप होना और एक फॉल्स होप होना दो अलग चीजें हैं। जब फॉल्स होप में हम जीते हैं तो हम जो है बहुत समय गवा देते हैं रिहेबिलिटेशन का, है ना। क्या यानी कि उस दौरान हम रिहेबिलिटेशन की प्रक्रिया में आगे बढ़ सकते थे, यानी कि उस होप को हम साथ में रख सकते हैं अगर हम साथ ही साथ रिहेबिलिटेटिव जो प्रोसेसेस है उसमें भी अगर हम इन्वॉल्व हो जाएं, है ना। तो होप रखना अच्छी बात है, लेकिन फॉल्स होप कई बार नुकसान कर देती है। इसीलिए कई बार वो जो समय है उतना समय हम वेस्ट कर देते हैं। अच्छा सर, अगला सवाल ये है कि जो रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल करते हैं काउंसलिंग करके, अगर कोई व्यक्ति आपको कोऑर्डिनेट ना करे और कोऑपरेट ना करे, हाँ। क्या प्रोफेशनल सफल हो जाएगा उसकी काउंसलिंग में? कतई नहीं। और कभी भी किसी प्रोफेशनल को इतना गुरूर नहीं पाल लेना चाहिए कि वो हर किसी को मदद कर पाएगा। शुक्रिया सर, मेरे सवालात खत्म होते हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि पहला सवाल किसी को समझ नहीं आया। शायद आप समझा नहीं पाए क्या प्रश्न था। नहीं मैडम, क्योंकि सवाल ये भी हो सकता है कि आप समझ नहीं पाए। नहीं, आपने जो क्वेश्चंस बोला उसका भी थोड़ा सा डिफरेंट तरीका हो सकता है। कोई नहीं, थैंक यू सो मच। अभी हम जो ये हमारा लास्ट सेशन था, मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि सर ने आज हमें इम्पैक्ट ऑफ लो विजन पे बात किया, जो कि नॉट लो विजन पे, आज उन्होंने सभी डिसेबिलिटीज पे बात किया और एक जनरल पर्सन के भी उन्होंने बताया हमें जो क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं और कैसे हम उस पर बाहर आ सकते हैं। और मैं धन्यवाद करती हूँ सर का कि सर ने आपने हमें अपने बिजी शेड्यूल में हमें थोड़ा समय दिया। और मैं इस समय डॉक्टर पंकज कुमार सर से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर को मोमेंटो उनको प्रेजेंट करें। आज हम ये 3 दिन का जो सीआरई प्रोग्राम, नेशनल सीआरई प्रोग्राम, उसका समापन की तरफ है। और क्योंकि जैसे हम लोगों ने मॉर्निंग में बोला था कि चाह नहीं रहे थे कि लंच के बाद फिर आए फिर वैलिडिटी सेशन शुरू करें, तो मैंने डायरेक्टर साहब से रिक्वेस्ट की थी कि भी हम कंटिन्यू कर लेते हैं ताकि आप लंच के बाद आप भी फ्री हो जाए, अगर घर जाना हो तो आप जा सकते हैं। तो मैं डायरेक्टर साहब अभी आने वाले हैं, मैं डॉक्टर पंकज कुमार जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि स्टेज पर आ जाइए। सर आप भी प्लीज स्टेज पर। उम्मीद करता हूँ कि जो 3 दिन का प्रोग्राम है, ये जो 3 दिन का प्रोग्राम रहा है काफी यूजफुल रहा होगा आप लोगों के लिए। डेली आप लोगों का असेसमेंट हो रहा है, तो जो सीआरई प्रोफेशनल स्पेशली आप अपना असेसमेंट फॉर्म 3 दिन का भर दीजिएगा और एक फीडबैक फॉर्म भी दिया गूगल फॉर्म के थ्रू, तो उसे भी आप भरिए क्योंकि मैंडेटरी होता है। आरसीए में जब जाएगी रिपोर्ट उसके बाद ही वो सारे डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, हर एक बच्चे का असेसमेंट फॉर्म देखेंगे, फीडबैक फॉर्म देखेंगे, और जो हम लोग यहाँ पर पीपीटी प्रेजेंट किया वो सारी पीपीटी जाएगी, हम लोग ग्रुप में शेयर कर देंगे ताकि फ्यूचर में अगर आप लोगों को जरूरत होगी तो आप लोग उसे देख सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों के सजेशन, जैसे केवल 2 सजेशन हमारे पास आए थे, जैसे लाल प्रिंट के बारे में आपने सब शिक्षा ज्ञान से आप आए हैं, आपने बोला था डीलिंग स्टाइल के बारे में और कुछ फिल्म के लिए। तो उसके अलावा अगर कोई ऐसी चीज है जो आप चाहते हैं कि सीआरई प्रोग्राम में वो चीजें इंक्लूड नहीं हुई है या वो अवेलेबल नहीं है, तो हमारे पास डॉक्टर पंकज कुमार जी भी हैं और डॉक्टर सुंदर धानवाल जी भी, डायरेक्टर साहब अभी हमें ज्वाइन कर लेंगे। तो किसी का कोई ऐसा इशू जो कि इंक्लूड किया जाना था या वो सर्विसेज लो विजन बच्चों के लिए नहीं मिल पा रही है, तो आप प्लीज आके बताओ। ये प्लेटफॉर्म ओपन है, अगर कोई भी XYZ आप में से कोई भी आकर कुछ बताना चाहे और कोई बताना चाहता है कि कुछ चीज ऐसी भी इंक्लूड की जाए फ्यूचर में जो ज्यादा जरूरी है, डिवाइसेस के बारे में, असेसमेंट के बारे में, लेक्चर के बारे में, थ्योरेटिकल चीजों के बारे में, प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स को ऐड करने के बारे में, तो आप लोग आके यहाँ पर बता सकते हैं अगर कोई भी है।
चलिए उम्मीद करते हैं शायद कुछ नहीं बड़ा, मतलब ये मानकर चलिए आप बिल्कुल समझ में नहीं आया, बहुत समझ में आ गया आप लोगों के, हैं? ऐसा जो मैडम ने मुझे कहा था वो आप पर लागू हो रहा है। ना मैंने सुना नहीं मैडम ने क्या बोला और क्या आप मुझ पर लागू हो गया, मगर अभी आप बाद में बात करें क्योंकि एक बहुत फॉर्मल वैलिडेशन प्रोग्राम चल रहा है, इसलिए इसमें कोई ऐसी मजाक वाली बात नहीं है। अगर कोई भी चीज आप लोगों को इंक्लूड करनी है इस प्रोग्राम से रिलेटेड तो आप बता सकते हैं। मैं डायरेक्टर साहब के आगे से, अब क्योंकि आगे में टाइम है तो मैं डॉक्टर सुरेंद्र धालवाल सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज स्टेज पर आकर स्टेज को सम्मानित कीजिए। राधिका मैम कुछ बोलना चाहती है, आइए प्लीज। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई एम राधिका। एक्चुअली कल एक मैम का क्वेश्चन था जो महक इंद्रेश से थी कि आप चिल्ड्रंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, है ना। आपका एक पेशेंट था आई थिंक जो 3 इयर्स का बेबी है। सो पहले तो एक छोटी सी चीज़ कि आपका खुद का अभी मतलब आप मैरिड हैं, आपका बेबी है, सो आप इस तरीके से कर सकते हैं क्योंकि 3 साल का बच्चा बहुत छोटा होता है। क्योंकि मैं खुद एक मदर हूँ और मैं ऑप्टोमेट्री पढ़ा रही हूँ, सो मैं यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी बड़े एज के हैं और एवेल्युएशन जो हम भी करते हैं, सो हम चाइल्ड एवेल्युएशन भी करते हैं, उनको पीडियाट्रिक भी पढ़ाते हैं कि पीडियाट्रिक को आप कैसे एवेल्युएट करोगे। तो जो आपका 3 इयर्स का बेबी है, सो फर्स्टली तो रोना मैम ने आपको बताया था, है ना, सर ने भी बताया था, तो उसमें था सबसे फर्स्ट आता है आई एग्जामिनेशन। सो आई एग्जामिनेशन फर्स्ट प्रायोरिटी है। अगर आपके पास आई एग्जामिनेशन होके बच्चा आया हुआ है तो सबसे फर्स्ट आप विजुअल एक्टिविटी उसकी चेक कीजिए कि क्या है और वो इम्प्रूवमेंट उसका हो रहा है या नहीं हो रहा। अब अगर इम्प्रूवमेंट नहीं होता है और बहुत सारे डिवाइसेस, प्रैक्टिकल्स जो भी उसको दिया गया है, एंड आप दोनों चीज़ों को एवेल्युएट कीजिए। आप अपने बच्चे को एवेल्युएट कीजिए, देन उस बच्चे को, उससे आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि आपका बच्चा एक नॉर्मल बेबी होते हुए कैसे ग्रोथ कर रहा है एंड वो बच्चा कैसे ग्रोथ कर रहा है। आपको उसको स्पेशल केयर देनी है और उसके मेन तो जो रोल होता है वो पेरेंट्स का होता है कि पेरेंट्स उसको कितना गाइड कर पा रहा है। क्योंकि हम जो नॉर्मल लिविंग में हैं, हम खुद के बच्चे को भी प्रॉपर गाइड नहीं कर पाते बिकॉज हम वर्किंग हैं, सो उसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा इशू रहता है। सो वो चीज़ आपको देखना है। और दूसरी चीज़ एज एन आई हम लोग क्या करते हैं कि जो आप फर्स्टली जो हमारे आई पार्ट्स है जो आप देख पा रहे हो, सो उससे आप जैसे कॉर्नियल कंडीशंस हो गई या कैटरैक्ट भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो जो इन फ्रंट ऑफ द आई चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, देख सकते हो, तो उससे आप कर सकते हो, एवेल्युएट कर सकते हो। सो उसमें आपको देखना है, आपको चीज़ों को एवेल्युएट करना है। और दूसरा वहाँ पर जो महंत इंद्रेश में आई स्पेशलिस्ट हैं और बहुत सारे ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं, तो आप उनसे जाकर कंसल्ट कीजिए कि वो आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि क्या है क्या नहीं है और आप क्या कर सकते हो उस पेशेंट के लिए। असेसमेंट हो चुका है जिससे उसको लो विजन बताया गया है, जी ठीक है। लेकिन जब अभी हमने उसके साथ काम कर, मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं जो हूँ MR से हूँ, जी ठीक है। मैंने तो इसलिए आपको थोड़ा डिफिकल्टी आ सकती है मैम। मेरे लिए फर्स्ट चाइल्ड है वो जी। और मैंने लो विजन के साथ काम किया बट वो बहुत थोड़ा और डिफिकल्ट लग रहा है। या तो मैंने एक्चुअली मैम उसको आपको और टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा, हाँ आपको उसे और टाइम देना पड़ेगा उसे। तो उसका जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा वैसे वैसे आपको पता चलेगा। उसमें उनका ना क्लिनिकल कंपोनेंट तो कंप्लीट हो गया है, अब फंक्शनल वाला आप फोकस कीजिए। अगर आपको कोई इश्यू रहता है तो आप हमारे सेंटर पे आ जाइए, सेंटर फॉर लो विजन पे NIPVD में आ जाइए। सुमना मैम और इंदु मैम आपकी हेल्प कर देंगे और जिस तरह के भी आपको प्लान होगा IP वगैरह जो भी बनानी होगी उसमें भी हम लोग हेल्प करेंगे। थैंक यू सर। और एक लास्ट चीज, सर ने बात की थी, पंकज सर ने, रूल 20-20-20, वो रूल उन लोगों के लिए भी है, आप लोगों के लिए भी है, सबके लिए। रूल 20 बेसिकली आप 20 मिनट्स वॉक कर रहे हैं, देन 20 सेकेंड्स आपको फार अवे देखना है, कोई भी ऐसा ग्रीनरी कुछ, एंड 20 सेकेंड अपनी आई को रेस्ट देना है, कुछ भी आप कोई भी मसाज एंड ऑल दे सकते हैं, देन उसके बाद अगेन देन वॉक।
So this is rule 2020. Thank you. थैंक यू मैम। अब हमारे बीच में डायरेक्टर साहब आ चुके हैं, तो मैं उनको भी एक शॉर्ट में बताना चाहती हूँ कि 3 दिन हमारा जो ये प्रोग्राम रहा, तो क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया और क्या क्या हमारी एक्टिविटीज़ रही। तो जो पहला दिन था 20 तारीख का, जो उसमें हमारे जो रिसोर्स पर्सन थे गीतिका माथुर मैम, उन्होंने हमें स्ट्रक्चर ऑफ आई, ह्यूमन आई और उसके वर्किंग प्रोसेस के बारे में हमें बताया। उसके बाद डॉक्टर मोनिका जो नेत्रालय से हैं, विवेकानंद नेत्रालय, उन्होंने हमें कॉजेज एंड लो विजन प्रिवेंशन के बारे में बताया। और फिर हमारा जो सेशन था, हमने सबको लो विजन सेंटर भी विजिट कराया, उसके और डिटेल्स भी उनको दिखाया कि किस तरीके से हम लोग फंक्शनल असेसमेंट करते हैं और किस तरीके से हमारे यहाँ पे क्लिनिक चलता है। नेक्स्ट डे जो था हमारा फर्स्ट जो सेशन रहा हमारा रिसेंट ट्रेंड इन नॉन ऑप्टिकल एंड ऑप्टिकल डिवाइसेस पे, जो कि मिस रीमा जोशी ने लिया। वो ऑप्टोमेट्रिक्स हैं विवेकानंद नेत्रालय से। उन्होंने डिटेल में हमें बताया कि रिसेंट टेक्नोलॉजीज क्या क्या अडेप्ट कर सकते हैं बच्चों की जो ऑप्टिकल डिवाइसेस हैं नॉन ऑप्टिकल डिवाइसेस में। और जो उसके बाद था फंक्शनल असेसमेंट, जो कि मेरे द्वारा बताया गया। मैंने कुछ एक्टिविटीज़ के द्वारा बच्चों को जो कि हमारे यहाँ पे बैठे हुए हैं बच्चे, उन्होंने भी इसमें इन्वॉल्वमेंट उनका भी रहा। और हमने भी बताया कि कितने एरियाज थे और उसमें किस तरीके से आप अडेप्ट कर सकते हैं अपने स्कूल में भी। तो उसके बाद विजन ट्रेनिंग के बारे में सुमोना मैम ने भी बताया हमें डिटेल्स में कि विजन ट्रेनिंग क्या होती है और कैसे करते हैं। उसके बाद विशा हुडा मैम ने हमें बताया कि एजुकेशनल नीड्स क्या हैं लो विजन चिल्ड्रन के और उनकी कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सेशन था हमारा लो विजन विद एडिशनल डिसेबिलिटीज पे, जो कि हमारे मिस्टर प्रशांत यादव सर लेक्चरार हैं। उन्होंने बताया कि लो विजन विद और उसके एसोसिएट डिसेबिलिटीज के बारे में उन्होंने हमें डिटेल्स में हमें सिखाया। नेक्स्ट जो आज का सेशन था साइकोलॉजिकल इम्प्लीकेशन ऑफ पर्सन विद लो विजन, जो कि डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ढालवाल जी ने आज हमें पूरी डिटेल्स में हमें बताया कि एक नॉर्मल पर्सन और डिसेबिलिटीज पर्सन पे क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं और कैसे हम उसको उभार कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सेशन था हमारा मॉडर्न टीचिंग स्ट्रेटजीज ऑफ चिल्ड्रन विद लो विजन पे, जो कि पंकज सर ने आज हमें नई नई चीज़ें भी दिखाई और सिखाई भी कि मतलब क्या क्या हम टीचिंग स्ट्रेटजीज अपना सकते हैं लो विजन के बच्चों के ऊपर और क्लासरूम एकोमोडेशन कर सकते हैं। और आज हमारे जो लो विजन के ऊपर जो स्कीम्स हैं और जो सर स्कीम्स के बारे में हमें डॉक्टर विनोद कुमार कीन सर ने हमें बताया। तो ये था हमारा 3 दिन का शेड्यूल और मैं आप लोगों से भी धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग ने भी प्रॉपर तरीके से इस कार्यक्रम को पूरा होने में मदद किया। तो इस समय हम टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि सर का भी मीटिंग भी है, तो अभी हम लोग मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो सर्टिफिकेट हैं आप लोगों को दिए जाए। मैं चाहूँगा कि रैंडमली तो मुझे अपना फीडबैक दें। आप खड़े हो जाएं, कोई भी पार्टिसिपेंट कोई भी आ जाए, अपना फीडबैक दीजिए। इस जो 3 दिवसीय जो हमारा कार्यक्रम रहा है लो विजन के ऊपर, उसके ऊपर आप खड़े हो जाइए, आप बता दीजिए। कोई भी बता दीजिए, कोई भी खड़े होकर बता सकते हैं कि सभी पार्टिसिपेंट्स जो भी आप अपना फीडबैक देना चाहते हैं कि 3 दिन में आप लोगों ने क्या सीखा इस प्रोग्राम के द्वारा, तो आप प्लीज आके यहाँ पे बता सकते हैं। कोई नहीं कोई भी अच्छी बातें, कोई बुरी बात, कोई कुछ भी बोल सकते हैं आप लोग आके स्टेज पर। हेजिटेट मत होइए, कल आपको ही स्टेज पर आना है। मेरा नाम योगेश यादव है। गुड आफ्टरनून आप सभी लोगों को। गुड आफ्टरनून डायरेक्टर सर, गुड आफ्टरनून किन सर, गुड आफ्टरनून पंकज सर, गुड आफ्टरनून सर।
मैं आप सभी लोगों को नमस्कार करता हूँ। मेरा नाम योगेश यादव है। पहले तो ये 3 दिवसीय जो कार्यक्रम था बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा, सभी के लिए रहा होगा, मेरे लिए बहुत ज़्यादा रहा, क्योंकि मैं 2019 से 21 वाले बैच में यहाँ से NIBS से ही डिप्लोमा किया था। तो काफ़ी चीज़ें पीछे छूट गई थी, जो सेंसिटिविटी लेकर डिसेबल्ड लोगों के प्रति थी वो काफ़ी छूट गई थी। और यहाँ पे जो जिसका मेन पर्पज ये CRE मतलब कि कंटिन्यूअस रिलेशन मतलब प्रोग्राम, ठीक है, एजुकेशन। तो हमें अपने जो शिक्षा मिली हम लोगों को 2 साल पहले 19 से 21 वाले बैच में, तो शिक्षा को और प्रमोट करना होगा हमें, और उस चीज को निरंतर अपने जीवन शैली में क्या करना होगा, एडॉप्ट करना होगा और उसको अग्रसर बढ़ाना होगा। ये यहाँ पे हम लोग सीखे आज। थैंक यू योगेश। आप जी Good afternoon to our respected director sir, Assistant Professor Pankaj sir, Assistant Professor Dr. Kane sir, and Assistant Professor Dr. Bhagwan sir, and to all the participants and non-participants, and especially Guru ma'am. She's coordinating the program for long 3 days. मेरा नाम प्याली है। मैं यहीं से 2020-22 में पास आउट हूँ B.Ed कंप्लीट करके। अभी प्रेजेंटली KVIA में वर्किंग थी और 1 अप्रैल से KV अपर कैंप में ज्वाइन कर रही हूँ। आज का सेशन, लास्ट 2 डेज का सेशन बहुत इंफॉर्मेटिव रहा सभी के लिए। जो योगेश जी ने अभी कहा कि हम लोग की जो कंटिन्यूअल एजुकेशन प्रोसेस रिहैबिलिटेशन के ऊपर ये हमें जारी रखनी है। हमें यहीं पे कुछ सीख के जा रही हूँ, यहीं पे हम छोड़ देंगे, फिर हम आगे बुक्स पढ़ेंगे, नहीं। आज ये मेरा पहला CRE है एज अ रिहैब प्रोफेशनल। तो आज मैंने ये महसूस कर पा रही हूँ कि जो मैंने बुक में पढ़ी, लाइब्रेरी हॉल करके पढ़ी, आज उससे कहीं ज़्यादा मैंने सीखी। मेरी जो जॉब रोल, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अभी थोड़ी देर पहले ही सर ने कहा कि सोशल स्किल्स कैसे डेवलप करेंगे। हम अपने अंदर वही डेवलपमेंट हमें एज अ रिहैब प्रोफेशनल्स हमारे अंदर डेवलप करनी है, तभी जाके हम सोसाइटी के लिए कुछ कर पाएंगे। एंड थैंक यू वेरी मच टू एंटायर टीम ऑफ NIEPVT to providing us this beautiful and memorable opportunity to attend this beautiful CRE program. Thank you so much. आप लोगों में से भी कोई प्लीज आ जाए, कि ऐसा ना हो कि भी हमारे स्टूडेंट ही आकर बोल रहे, जो अदर देन NIEPVT के हैं वो प्लीज एक बार कोई भी आ जाइए। आप लोग जो 2nd और 3rd रो में बैठे हैं, कोई भी आकर कोई भी आ जाइए। मैम आप प्लीज। मैं सर यहीं से बोल रहा हूँ। हाँ प्लीज पाएंगे तो अच्छा लगेगा मैडम। नहीं, मैं यहाँ से बोल देती हूँ। आप वहीं से बता। अच्छा, सभी को मेरा नमस्ते। मैं संगीता हूँ और मैं इंद्रेश हॉस्पिटल में स्पेशल एजुकेशन, और मेरे लिए लो विज़न के बारे में जानना मतलब बहुत एक्साइटेड थी मैं जब यहाँ पर आ रही थी, क्योंकि मुझे बहुत सारा जानना था लो विज़न के बारे में। क्योंकि अभी मेरी फील्ड थोड़ा सा चेंज हुई है। पहले मैं स्कूल में थी और वहाँ पे भी बच्चे थे, पर वहाँ पे क्या था, हम एक टीम वर्क करते थे और एक दूसरे के सपोर्ट से काम कर लिया करते थे। लेकिन जब मैं यहाँ पे गई तो यहाँ पे मेरा इंडिविजुअल वर्क स्टार्ट हुआ और मुझे कोई सपोर्ट नहीं था, अपने आप से वर्क करना है यहाँ पे। तो जब मैंने काम करना शुरू किया तो मेरे पास अब बहुत छोटे बच्चे आते हैं यहाँ पर। तो छोटे बच्चे आते हैं, इट मीन्स कि उनके साथ काम मुझे ही शुरू करना है, स्टार्टिंग मुझे ही करनी है। तो कैसे, जब मेरे पास लो विजन चाइल्ड आया तो मैं पहले स्टक हो गई कि मैं क्या करूँगी। मैंने बहुत नेट में इंफॉर्मेशन ली, अपनी फ्रेंड्स को कॉल किया जो इस फील्ड से थी, फिर मुझे पता चला। फिर जब मैं यहाँ मेरे को ये पता चला CRE के बारे में, तो मैंने बोला मुझे ये करना है, मुझे जानना है। और जब मैं यहाँ पे वाकई मुझे इतना कुछ जानने को मिला और अब मुझे पता है, मैं क्लियर हो चुकी हूँ कि मुझे अपने बच्चे के साथ क्या करना है और मेरे पास कोई बच्चा आएगा तो मुझे क्या करना है। तो वो मैं बहुत थैंक यू सो मच आप सभी का कि इतने अच्छे से आप लोगों ने हमें मार्गदर्शन दिया। बहुत यूज़फुल वर्कशॉप रही है। थैंक यू सो मच।
थैंक यू वेरी मच। अब मैं डायरेक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे पार्टिसिपेंट्स को सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करें। जिन जिनका नाम बुलाया जाए प्लीज आप लोग आइए। सब नीचे आइए। मधु यादव, अनुज पनवर, तनु शर्मा, तनु शर्मा, अनुज पनवर, प्राण यादव, नीरज कुमार, शिवांगी पाल, रीना राघव, रीना रावत, रेनू घोषाल, जो आप लोगों ने स्पेलिंग लिखा है वही स्पेलिंग करेक्ट ठीक है। अभी आपका नाम ठीक है, हर टीम में भी नाम जाएगा तो पता चला ज्यादा नाम। संगीता नेगी, संगीता नेगी, मीना दौर, शालिनी कुमारी, शालिनी कुमारी, पूनम सिंह, मोनिका राठौर, प्याली दास, अंकित नेगी, योगेश लाल यादव, सोनिका सागर, दीक्षा शर्मा, अभिषेक मौर्य, करुणा नेगी, मेघा यादव, किरण रावत, पूनम शर्मा, पूनम शर्मा, भावना, स्वीकृति पांडे, स्वीकृति पांडे, सताक्षी, योजना, सरिता, निशा राय,
वनिष्ठा, वंशिका, साहिल, साहिल, सिमरन, कोमल, जीनत, जूही वर्मा, अधिबा, ईरा, ठीक है। कौशल रावत, रजनी कौर, सौरभ, समीर खान, राधिका मैम, अरीबा एनम, आदित्य मौर्य, आदित्य पाल, मरियम, हर्ष रावत, सभी आ रहे हैं। हाँ only 1 minute to play. आपको एक ही भेजूंगा। चल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, राइट सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, डालवास सर और सारे पार्टिसिपेंट्स, फैकल्टी मेंबर्स और जो हमारे साथ जुड़े हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में हमारे स्टूडेंट्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों की वजह से ये प्रोग्राम सफल हो पाया है। उम्मीद करते हैं कि NIPPT जब नेक्स्ट टाइम कोई प्रोग्राम करेगा तो आप लोग जरूर आएंगे हमारे यहाँ पर। आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा। जी डेफिनेटली, क्योंकि हम लोग आपको कंटिन्यू टच में रहेंगे। हमारी वेबसाइट भी अपडेट रहती है, आप चाहें तो वहाँ से और आप लोगों को एक अनाउंसमेंट करनी है कि जो फास्ट वाले हैं, जिनका फास्ट है वो यहीं पर रुके, उनका खाना हम लोग अलग करवाएंगे, और जो नॉर्मल रूटीन वाले खाने वाले हैं वो डाउन फ्लोर पे एज इट इज जाकर लंच किया। थैंक यू वेरी मच।